दोस्तों ये एक ऐसा लेक्चर होगा जिसमें मैं बजट इकोनॉमिक सर्वे की कंप्लीट जो ओवरव्यू है वो आप लोगों को देने वाला हूं और इसी के साथ में कुछ एमसीक्यू भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो कि आप लोगों को रिसेंट में अगर कोई भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। देखिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना वो आप लोगों का एक साल में एक बार प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस साल के अंदर जो भी आप लोगों के एग्जाम होंगे हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के रहते हैं। तो क्यों ना ये एक ऐसा पोर्शन है इसको स्ट्रॉन्ग करके जाया जाए। तो इसलिए आप लोगों को कोई भी इसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। तो माइंड में कम से कम एक ओवरव्यू जरूर होना चाहिए कि हाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसके बारे में पता हो। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। पहले हम लोग बजट देखेंगे, उसके बाद में कुछ बजट के क्वेश्चन, फिर इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू और बेसिक संविधान में इनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है जो कि स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरीके से पूरा ये लेक्चर चलेगा, लगभग 1.5 घंटे की ये वीडियो रहेगी। अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और वीडियो के एंड में अपना फीडबैक जरूर देना कि कैसी लगी ये वीडियो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके जाना अगर आप लोग अच्छे मार्क्स चाहते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और बाकी रेगुलर जो लेक्चर आते हैं उनको आप लोग देखते रहिए क्योंकि जब ये ऐसी वीडियो आती है तो आप लोगों को एक रिवीजन कराने का काम कर देती है। और मंथली वीडियो भी आप लोग की जो है उसको ढंग से कवर करके जाना जो साल का पूरा करंट अफेयर बनाए ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर सके। और एमसीक्यू वाली वीडियो रहती है उसमें प्रैक्टिस जो कराई जाती है उनको कंटिन्यूसली आप लोग अच्छे से देखते रहिए। तो आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के ताकि चीज़ें आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए। और चाहो तो अपने नोट्स भी आप लोग बना सकते हो जहां पर आप लोगों को लगे। हालांकि अगर पास में एग्जाम है तो फिर नोट्स के चक्कर में मत पड़ना, बस 1-2 बार वीडियो देख लेना ताकि एग्जाम में रिकॉल कर सको। ओके, तो बजट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने यहां पर लेकर आ रहा हूं जिसमें आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो बजट है वो कैसा है। सबसे पहले अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे आप लोगों से करूं, ये हमारे देश का सेकेंड डिजिटल बजट था आप लोगों के सामने। यानी कि अगर बात करें डेकेड जो नया स्टार्ट हुआ 2021 से, तो पहला जो डिजिटल बजट था वो 2021 में प्रस्तुत किया गया। डिजिटल मतलब इसका मतलब ये कि ये जो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये जो बैग देखने को मिल रहा है इसके अंदर पहले यहाँ पर कुछ पेजेस हुआ करते थे, अब यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों को टैबलेट देखने को मिलता है। यानी कि सेकंड टाइम यहाँ पर अभी ऐसा किया गया कि हम लोगों ने डिजिटल फॉर्म में बजट को प्रस्तुत किया। बजट जो शब्द आप लोग ये यूज करते हैं ये फ्रेंच एक वर्ड है जिसका नाम है बोगेट्स, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। पहले लेदर बैग यूज करते थे पर लेकिन फिर हम लोगों ने यहाँ पर बही खाता यूज करना स्टार्ट कर दिया और फिर अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में लेकर चले गए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अपग्रेडेड वर्जन चीजों का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की पहली फुल फाइनेंस जो मिनिस्टर है, जो फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो इनके द्वारा अभी अपना दूसरा बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया जो मैंने बताया लगभग आप लोगों को 85 मिनट का। लास्ट वाला जो बजट था वो लगभग 112 मिनट का आप लोगों को देखने को मिला था। कोविड-19 के चलते बहुत सारे एरिया ऐसे रहे जो कि बहुत ह्यूज इंपैक्टेड रहे, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके बारे में स्टार्टिंग में ही जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर जिक्र किया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए बजट के बारे में कि हाँ आप लोगों से अगर कुछ बेसिक क्वेश्चन बन जाए तो इसका एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। जो शब्द बजट है यहाँ पर ये कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है, ये याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बजट शब्द है वो मेंशन नहीं है। तो वर्ड बजट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली अगर बात करें वो आप लोगों को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, तो इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। और हमारे संविधान के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पार्ट 5वां यानी कि पार्ट 5 में जो चैप्टर 2 है उसमें आर्टिकल 112 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारे देश में जो हर साल बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाना है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इसको बजट बोलते हैं पर लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि बजट प्रस्तुत करना ही करना है, चाहे कोई मर रहा है, चाहे कोई जी रहा है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा है, पर लेकिन बजट प्रस्तुत किया ही किया जाएगा। ये यहाँ पर हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं है कि आज रहने देते हैं, चलो बाद में कभी प्रस्तुत कर लेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो एक तरह की ऑब्लिगेशन है यहाँ पर, ये अभी प्रस्तुत करना है। मतलब इसके लिए बेसिकली एक हमारे संविधान में ऑब्लिगेशन, ऐसा नहीं कि चलो इस साल बजट रहने देते हैं, ऐसा कुछ कभी भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन के तरीके से आता है। कई बार आप लोगों से एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बजट है यहाँ पर ये प्रिपेयर किया जाता है काफी सेक्रेसी के अंदर में, यानी कि काफी सीक्रेट चीजों को रखा जाता है। आप लोगों को पता होगा मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर बनाया था इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पूरे साल का जो लास्ट ईयर है उसका लेखा जोखा होता है और बजट जो होता है वो आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर का लेखा जोखा आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये नॉर्थ ब्लॉक जो है हमारी कंट्री में वहां पर ये तैयार किया जाता है। पार्लियामेंट की जब बिल्डिंग के पास में जाओगे वहां पर आप लोगों को नॉर्थ ब्लॉक देखने को मिलेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बजट तैयार किया जाता है।
तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो फिर फर्स्ट टाइम यहाँ पर बजट को सुन रहा होगा उसको पता होना चाहिए कि बजट कहां से बेसिकली प्रस्तुत किया जाता है, कहां पर किस तरीके से बनाया जाता है। तो वहां पर हलवा सेरेमनी स्टार्ट होती है, उसके बाद में बजट जो है उसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है और वहां पर लास्ट तक जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक सारे जो मेंबर रहते हैं वहीं पर ही रहते हैं, इसलिए काफी ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट रहता है। इकोनॉमिक सर्वे सीक्रेट नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का है और पब्लिक के सामने सारी चीजें रखी हुई है। 2016 तक अगर आप लोग बात करते हैं तो बजट जो था वो लास्ट वर्किंग डेज में प्रस्तुत किया जाता था, यानी कि अगर फरवरी 28 की है तो 28 फरवरी को प्रस्तुत करेंगे और अगर फरवरी 29 की है लीप ईयर में तो 29 फरवरी को प्रस्तुत करेंगे। पर लेकिन यहां पर इसके बाद में क्या किया गया, 2016 से यहां पर यह किया गया कि हम लोगों ने टिल 2016 यानी कि नेक्स्ट ईयर से हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने 1 फरवरी को स्टार्ट कर दिया प्रस्तुत करना। इसके पीछे क्या रीजन है, आप लोगों को पता है हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है। अब बोला यह गया कि आप लोग बजट को प्रस्तुत करते हैं, पूरी प्रक्रिया चलती है यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर में और तब यहाँ पर फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है पैसा निकलकर बाहर आने स्टार्ट होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चलती है, जो पूरा बजट सेशन चलता है, तो ये बोला जाता है कि यहाँ पर कम से कम यहाँ पर जैसे आप लोग नए साल में एंट्री करोगे तो आप लोगों के पास में टाइम रहेगा थोड़ा सा और ज्यादा, यानी कि 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। हालांकि बहुत सारे लोगों के द्वारा तो ये बोला गया था कि इसको 1 अप्रैल इसको 1 जो यहाँ पर फरवरी से हटाकर 1 जनवरी कर दो, ठीक है। तो कई सारे लोगों के द्वारा ये भी रिकमेंडेशन दी गई थी। यही है कि टाइम को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके ताकि हम लोग जैसे ही नए फाइनेंशियल ईयर में एंट्री करें यानी कि 1 अप्रैल से पहले एक माहौल बन जाए, पूरा अपने हाथ में मनी रहे, पूरा डिटेल में सारी चीजें नहीं एंट्री कर रहे हैं तो अच्छे से किया जाए। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो मुझे लगा इसके बारे में अभी आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर रेगुलरली आप लोग यहाँ पर इस चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो डेली आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का पूरा एनालिसिस देखने को मिलता है। ये वीडियो आती है रेगुलरली आप लोगों की मॉर्निंग में 6 बजे और शाम को पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी एडिटोरियल है इंपोर्टेंट, वो उसके कई सारे आर्टिकल अलग अलग न्यूज़पेपर की मैगजीन डाउन टू अर्थ, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और इन दोनों वीडियो के अंदर में हम लोग करंट प्लस स्टैटिक का पोर्शन कवर करते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इनसे रिलेटेड आप लोगों को करंट स्टैटिक पोर्शन कवर करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठी मिल जाएगी और पीडीएफ भी सारी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल जाती है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर बजट को प्रॉपर वे में आप लोगों को समझना है तो ये 2 स्लाइड में आप लोगों को दिखाऊंगा स्टार्टिंग में, जो कि आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू देकर जाएगी कि पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जा कहां को रहा है। तो यहां पर ये डिवीजन जब आप लोगों की समझ में एक बार आ जाता है तो फिर आप लोगों को एक ओवरव्यू यहां पर मिल जाता है। अगर हम लोग बोले कि पहले पैसा आएगा यानी कि पहले हम लोग कमाएंगे जब भी तो खर्च करेंगे, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि पैसा आ कहां से रहा है, तो उसका एक ओवरव्यू पहले आप लोगों के सामने है। तो बोला यह गया कि सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है उधारी से, यानी कि जो बोरोइंग है और जो अदर लायबिलिटीज है, लगभग 35% जो पैसा है वो आप लोगों को यहाँ पर इससे देखने को मिलेगा, बोरोइंग और लायबिलिटीज से। तो पहले नंबर पर ये रखिएगा बोरोइंग और लायबिलिटीज, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी बढ़ाने और घटाने के लिए आ जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये चीजें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा पैसा मिल रहा है, वो मिल रहा है जीएसटी से। और आज ही आप लोगों ने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर जी की जब स्पीच सुनी तो उसमें उनके द्वारा बोला गया कि मैंने बजट में डॉक्यूमेंट्स में इसको इंक्लूड नहीं किया है, पर अभी जो है हमारी कंट्री में जीएसटी में वो जो है सबसे ज्यादा पैसे जो है वो अभी इकट्ठे किए गए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला, सेक्टर का डूब गया था एक तरीके सारा सेक्टर, फिर से उभर कर सामने आया, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो जीएसटी से दूसरे नंबर पर आप लोगों को सबसे ज्यादा पैसा देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स यानी कि इंडिविजुअल पर्सन जो टैक्स देता है, और इसी के साथ में जो नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वो बात की जा रही है कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से दोनों से इक्वल पैसा यहाँ पर आ रहा है, लगभग 15%, यानी कि जो कंपनी टैक्स दे रही है और जो यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन टैक्स दे रहा है उससे आप लोगों को इक्वल पैसा यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। तो ये है यहाँ पर बेसिकली तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर यहाँ पर हो गई बोरोइंग, दूसरे नंबर पर हो गया जीएसटी, तीसरे नंबर पर हो गया इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। चौथे नंबर पर देखने को मिलेगा यहाँ पर यूनियन एक्साइज ड्यूटी। आप लोग जैसे पेट्रोल डीजल भी लेने जाते हैं तो उस पर आप लोग एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा उस पर लिखा हुआ रहता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था डिवीजन करके यहाँ पर लेक्चर के अंदर में कैसे कैसे चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो पैसा कमाया जाता है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा यहाँ से निकल कर आता है, ठीक है। नॉन टैक्स जो रेवेन्यू के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं और यहाँ पर इसी के साथ में कस्टम के बारे में, तो ये इक्वल पे करते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है?
एक ऐसा रेवेन्यू जो कि टैक्स से नहीं आता है। मान लीजिए हमारी कंट्री के पीएसयू हैं, ठीक है, जैसे इतने बड़े बड़े ओएनजीसी हो गए, बड़े बड़े पीएसयू है सारे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो टैक्स का पैसा नहीं होता है, वो एक प्रॉफिटेबल पैसा होता है जो प्रॉफिट से कमा जाता है, तो वो लगभग 5% आता है। कस्टम यानी कि बाहर सामान आना और जाना, जो अंदर आता है बाहर जाता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, ये आप लोगों को इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जब इंसान जो है मतलब कंट्री जो है, जब यहाँ पर कुछ ऐसा जो अपना जो ऐसा है एक तरीके से चीजों को बेचकर पैसा कमाना, जो भी इनके पास में ओल्ड एसेट्स पड़ी हुई है, कोई उसको बेचकर पैसा कमा लेना, तो यहां से आप लोगों को सबसे कम 2% देखने को मिलेगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो पैसा कहां से कितना आ रहा है यहाँ पर, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया। अब पैसा जा कहां रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा जो है वो किस एरिया में हम लोग को देना पड़ रहा है, अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालने वाले हैं। तो ये आ गया, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जा कहां पे रहा है उसके बारे में हम लोग एक एक बात देखेंगे, जिसके चलते आप लोग ढंग से इसको समझिएगा, क्योंकि जितना अच्छे से आप लोग इसको समझेंगे उतनी ही चीजें आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैंने बोला था सबसे ज्यादा बोरोइंग, उधार ले रहे हैं हम लोग, तो वो जब उधार ले रहे हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो सबसे ज्यादा 20% जो है हमारा वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। यानी कि जो भी हम लोग उधार लेकर आ रहे हैं, अब उस उधारी को देंगे वापस, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो सबसे ज्यादा पैसा वहां पर जाता है, ठीक है। स्टेट जो है उसके साथ में जो टैक्स और जो ड्यूटीज यहाँ पर शेयर की जाती हैं, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टेट के पास में आता है, फिर यहाँ पर ये हो गया 17% के करीब, ठीक है। फिर इसी के साथ में अगर नेक्स्ट आप लोग बात करेंगे, जो 15% है, दो चीजों में कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक है यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अपना जो कंप्लीट पैसा उसके हाथ से जाता है और पूरा स्कीम उसी के हाथ से इंप्लीमेंट होते हैं। यहाँ पर बेसिकली मतलब पैसा पूरा सेंटर के हाथ में से जाता है, इंप्लीमेंट तो स्टेट ही करते हैं, पर सेंटर से पूरा पैसा जाता है, स्टेट से जरा सा भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो ये कैसी स्कीम हो गई, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई। जैसे अभी आप लोगों ने देखा 2,000 रुपए की किस्त दी गई थी यहाँ पर किसानों को, ठीक है, 2,000 रुपए किस्त दी गई थी ना, कि हाँ एक तरीके से हम लोग यहाँ पर 2,000 रुपए की मतलब 6,000 रुपए टोटल दी जाएंगे, साल में 3 किस्त रहेंगी। तो क्या थी वो यहाँ पर स्कीम का नाम बताइए जरा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी वो, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो भी स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करे उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 15% पैसा गया और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9% पैसा गया। फाइनेंस कमीशन और अदर जो भी यहाँ पर उसके द्वारा जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर लगभग 10%, ठीक है, जो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन के द्वारा की जाती है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को पढ़ाया था, कई सारे राज्य में बहुत सारे लोगों की जान गई कोरोना वायरस की वजह से, तो उसकी वजह से कई सारे लोगों को पैसा ट्रांसफर करने की बात की गई, 50-50 हजार रुपए। तो जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो वो आप लोगों को निकल कर आता हुआ नजर आएगा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन किया था उससे यहाँ पर चीजें देखने को मिली। तो ये भी एक इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर रहता है। डिफेंस में जो हम लोग खर्चा करते हैं वो लगभग 8% है हमारे जीडीपी का। क्वेश्चन बनता है कई बार, अगर डिफेंस के किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। सब्सिडी जो भी यहाँ पर हम लोग छूट देते हैं, आप लोगों ने देखा हो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, कोई भी उनके प्रोडक्ट में नॉर्मली देखने को आप लोगों को मिल जाता है। ये होती है एक तरीके की छूट, यानी कि इंसान जो है उसको छूट दे देना कि भाई साहब चलो ये काम कर लो। बहुत सारी इंसेंटिव हमारे देश में दिए जाते हैं, खासकर एक ऐसे तबके को सोसाइटी के, ताकि उसको साथ में लेकर चला जा सके, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक रहता है पेंशन, जो भी आज के में आप लोगों ने देखा, पुराने टाइम पे तो हालांकि काफी ज्यादा था, अब तो काफी सारे राज्यों ने भी इसको काफी कम कर दिया। जो भी यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय थे उनको पेंशन देने की बात की जाती थी, ठीक है, चलो रिटायर हो जाओ। आर्मी में तो आप लोगों ने देखा ना पेंशन आती है फौजियों की, तो वो वाली बातें जो होती है, जो भी फौजी है उनकी पेंशन आ रही है, तो जो भी अभी नए नए जो लग रहे हैं अभी उनको पेंशन देने के बारे में जब बात की जा रही थी तो उसके चलते काफी बड़ा इश्यू बना था। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने पेंशन हटा दी। और इवन अभी अगर आप लोग बात करें उत्तर प्रदेश के अगर अंदर आते हैं, तो अभी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पर इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कई सारे अभी यहाँ पर जो नहीं अभी पावर में आने वाले हैं, अभी यहाँ पर शायद पता नहीं शायद अखिलेश यादव ने किसी ने बोला था कि आने वाले टाइम में पेंशन को फिर से बहाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाले मुद्दे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर ये काफी बड़ा मुद्दा रहता है। और यहाँ पर 4% हमारी जीडीपी का पेंशन के अंदर में जाता है। बाकी बचा कुचा जो भी खर्चा रह गया, कल को कोई और दिक्कत बढ़ गई, कोरोना वायरस जैसी हरकतें हो गई, कुछ ऐसा पता नहीं होता, जो भी आप लोग काउंट कर सकते हैं वो बाकी का यहाँ पर अदर एक्सपेंडिचर में आप लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर दिया कि पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जा कहां को रहा है, ठीक है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा पाएंगे, अच्छे से सारी चीजों को ढंग से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी स्कीम है देश के अंदर में जिनके लिए यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो पैसे में वृद्धि हुई है, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू यहाँ पर बताया जा रहा है कि एलोकेशन टू द मेजर स्कीम जो भी है यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा खस्ता हालत देखने को मिली, तो उसके चलते यहाँ पर अभी इसका पैसा बढ़ा दिया गया है। तो पहले यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला था 34,947,
तो अभी यहाँ पर 37,800 के करीब इसको कर दिया गया है। तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा। जल जीवन जो मिशन है उसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर भी पहले यहाँ पर था बेसिकली 45,011, अब यहाँ पर ये 60,000 हो गया पैसा, ताकि हर घर जो ढंग से जल की व्यवस्था प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये काफी इंपोर्टेंट देखने को मिला। नेशनल एजुकेशन जो मिशन है बेसिकली बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में लेकर आएगी, तो उसके चलते यहाँ पर अगर उसको इंप्लीमेंट करना है तो रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें भी इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला। तो इसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि जो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को कितना रहेगा 30,796 के करीब यहाँ पर देखने को मिलता था, अब इसको 39 कर दिया गया है। 39,000 रटना नहीं है यार ये चीजें, ठीक है, कभी रटने आप लोग बैठ जाओ तो रटना इनको बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये स्कीम जरूर याद रखिए, खासकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है, गांव में जो सड़कें बनाई जाती हैं उसके बारे में बात की जा रही है, इसके अंदर भी पैसा बढ़ा है। ठीक है, अगर बात करें प्रधानमंत्री किसान के बारे में मैंने बात की थी अभी स्कीम के बारे में, तो उसके अंदर भी यहाँ पर पैसा बढ़ाकर दिया जाएगा। तो इसके अंदर 67 था तो इसके अंदर 68 कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इन करोड़ में है, यहाँ पर ये करोड़ में हम लोग काउंट कर रहे हैं। ओके, इसी के साथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री जो भारत रोजगार योजना है यहाँ पर, उसके अंदर भी यहाँ पर पैसा बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर भी आप लोगों को पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कौन सी मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन दिया गया है काफी इंपोर्टेंट होता है यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसे इंपोर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सबसे ज्यादा पैसा दिया गया यहाँ पर आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 5,25,166 करोड़ रुपए यहाँ पर इसको दिए गए हैं। अगर बात करें दूसरे नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारी कंट्री में अभी आप लोगों ने देखा कई सारे आर्टिकल ऐसे आ रहे थे जिसमें यहाँ पर जो खासकर हम लोग क्या करने वाले हैं, रॉ मटेरियल को एक पैकेट प्रोडक्ट में प्रोवाइड कराएंगे ताकि हमारे देश का भी कोई प्रोडक्ट जो है उस लेवल पर माना जाए जिसको हम लोग यूज कर सके इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसमें लगभग 2 लाख करोड़ के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 1,99,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहाँ पर 1,85,000 करोड़, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 1,40,000, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1,38,000 और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1,32,000, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर 1 लाख के करीब। डिफेंस में इतना क्यों दिया गया? अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमारे देश में से अभी फिलीपींस के द्वारा बोला गया कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, तो आने वाले टाइम में अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आने वाले टाइम में एक हब बने, तो उसके चलते ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये मुद्दा बन जाता है। कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं रहेगा, तो आप लोग चीजों को ढंग से समझ भी पाएंगे। एक काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो कि आप लोगों को देखने को मिला, अमृतकाल। अमृतकाल मतलब अभी हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के बाद में हम लोग पहुंचेंगे जब आजादी की 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, तो ये 25 साल के काल को अमृतकाल यहाँ पर बोला गया। तो 3 एरिया यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है जिसमें यहाँ पर फोकस रहेगा। बोला गया फोकस ऑन द ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, तो यहाँ पर सबका साथ सबके विकास वाली बात होगी। टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, क्लाइमेट के लिए, किस तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं, और खासकर स्टार्ट किया जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड, जो भी यहाँ पर एक तरीके से पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर क्राउडेड जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सब आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी काम चलेगा। तो ये गोल है आने वाले अमृतकाल का। और प्रायोरिटी एरिया जो आप लोग को देखने को मिलेंगे ये काफी इंपोर्टेंट है। 4 एरिया प्रायोरिटी एरिया है। पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसी के साथ में प्रोडक्टिविटी इनहेंस करना आने वाले टाइम में हर एक एरिया में। ठीक है, चाहे वो सनराइजिंग अपॉर्चुनिटी हो, जो नई नई इंडस्ट्री अभी आ रही है, इसी के साथ में एनर्जी हो गया, क्लाइमेट एक्शन हो गया, इसके ऊपर फोकस देना, और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस देना। तो ये है 4 प्रायोरिटी वाले एरिया। क्वेश्चन देकर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा, बताइए कौन कौन सा किस किस तरीके का प्रायोरिटी वाला एरिया है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा देश के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ा, पहले फर्स्ट वेव आई, फिर दूसरी वेव आई यहाँ पर, तो उसके चलते जो इकोनॉमी की हालत जो खस्ता हुई उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक साइड में जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा है जीवीए, तो उसको दिखाया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो जीडीपी है वो ऊपर चल रही है, जीवीए यहाँ पर नीचे। अलग अलग जो सेक्टर में जब आप लोग ग्रोथ नापते हैं तो उसको आप लोग जीवीए बोल देते हैं। तो रिकवरी जो है यहाँ पर देखने को मिली, एक तरीके साइन टाइप की वेव आप लोगों के सामने निकल कर आई। ठीक है, और अभी थर्ड वेव के बारे में बात कर रहे थे, तो आगे और दिक्कत बोला जा रहा था कि देखने को मिल सकती है। ये भी एक ऐसा एरिया जो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि बताइए कि वैक्सीन की जो कवरेज है वो कितनी चल रही है। तो नॉर्मली अगर बात करें तो ये हल्का सा पता होना चाहिए आप लोगों को जनरलाइज फॉर्म में, कि हमारे देश में जो एडल्ट पॉपुलेशन है फर्स्ट डोज ले चुके हैं 93%, और बाकी का यहाँ पर 69% के करीब हो चुका है सेकंड डोज। ट्रेड डेफिसिट, अगर जो ट्रेंड करें डेफिसिट के बारे में कि डेफिसिट कैसा चल रहा है देश के अंदर में, तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कहीं पर भी आप लोग काउंट करें तो इसका मतलब होता है कि आप लोग जितना अच्छे व्यापार में बात करेंगे तो जितना ज्यादा आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उससे कम आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग पैसे के मामले में बात करेंगे तो आमदनी 98 खर्च रुपया, वो वाली बात आप लोग की हो जाती है।
तो यहां पर जो अभी आप लोग को देखने को मिलेगा, ये बोला जा रहा है कि यहां पर जो ट्रेड डेफिसिट आप लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर ये 6.4 के करीब आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव क्या है यहां पर, उसको चलते की बात की जा रही है कि इफेक्टिव जब हम लोग निकालेंगे, एक तो यहां पर अलग अलग तरीके से दिखाया गया, यहां पर ये हो गया 6.4 आप लोग यहां पर जो देख पा रहे हैं बेसिकली। पर लेकिन जो आरडी है यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, ये फिस्कल डेफिसिट आप लोग को देखने को मिलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट आरडी आप लोग को यहां पर लगभग, और पीडी आप लोग को यहां पर इसके बीच में, इनके बीच में आता हुआ नजर आएगा। तो एक हल्का सा ओवरव्यू इसके बारे में आप लोग रखेगा, रटना नहीं है बस, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात की जा रही है यहां पर पीएम गति शक्ति के बारे में। पीएम गति शक्ति का बेसिकली जो फोकस रहेगा, तो 7 ऐसे इंजन बताए गए ग्रोथ के जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, जैसे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, इसी के साथ में वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने का जो काम होता है, लॉजिस्टिक की कैटेगरी में आप लोग उसको काउंट करते हैं। तो नेशनल जो मास्टर प्लान है यहां पर, उसका जो एम है उसको बताने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि कैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं आने वाले टाइम में। और यहां पर जो बेसिकली मास्टर प्लान है उसमें बोला गया है 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे 2022 में और 23 में। तो ये काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यूनिफाइड लॉजिस्टिक जो इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि आसानी से सामान को लाया और ले जाया जा सके। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था पुराने टाइम पे जो अंग्रेज हैं वो यूज किया करते थे हमारी कंट्री में रेलवे को। बेसिकली क्या करते थे कि अंदर से सामान को लाते थे और बाहर लेकर जाते थे, जो कि रॉ मटेरियल हुआ करता था, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर उसका निपटारा अभी यहाँ पर किया जा रहा है ताकि हम लोग अपने सामान को आसानी से अपने हिसाब से ला और ले जा सकें, ठीक है। तो मोबिलिटी को आराम से लिया जाएगा, पैसेंजर हो चाहे सामान हो, आसानी से। और इसके चलते 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क है वो बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बाकी और इसी के साथ में अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेटेड पोस्टल और रेलवे को मिलकर काम किया रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो रेलवे होता है और जो पोस्टल डिपार्टमेंट होता है वो मिलकर काम करता है काफी लार्ज स्केल पर। कोई भी आप लोगों को सामान लाना और ले जाना है तो आप लोग उसको पोस्टल डिपार्टमेंट की हेल्प से सेंड करते हैं, तो रेलवे में जाता है सारा सामान मैक्सिमम टाइम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। 1 स्टेट 1 प्रोडक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होगा हमारे देश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की स्कीम आई थी कि एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके चलते क्या रहेगा, उस लोकल एरिया में हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे और उस लोकल एरिया को हम लोग आगे लेकर चल पाएंगे। अब उसी का एक ऑल्टरनेटिव आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आया जा रहा है, 1 स्टेट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक राज्य के अंदर कम से कम एक प्रोडक्ट इतना फेमस होना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पर उसको हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट कर सकें कि और भी लोग जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। आगे बात करें यहाँ पर, ये 400 के करीब यहाँ पर न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करने की बात की जा रही है ताकि कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर अलग अलग एरिया को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है ताकि और अच्छी से कनेक्टिविटी रहेगी तो आना जाना सुगम रहेगा। जो लोग आज के दिन में सिटीज में जाकर रहते हैं उनको सिटीज में नहीं रहना पड़ेगा, अपने लोकल एरिया में वो जा सकेंगे अगर कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो। इसी के साथ में नेशनल रोपवे डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जहां पर सड़कें नहीं बना सकते हैं उन एरिया में, खासकर हिली एरिया में जहां पर कोई ऐसा रेलवे या सड़कों का काम नहीं किया जा सकता, तो रोपवे के थ्रू से वहां पर काम किया जाएगा। और इसी के साथ में और ढांचागत विकास भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये होगी यहाँ पर बात बेसिकली किसके बारे में, हम लोगों ने बात कर ली पीएम गति के बारे में, ओके। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के बारे में। तो यहाँ पर बात की जा रही है एग्रीकल्चर जो है उसको केमिकल फ्री बनाया जाएगा, ठीक है, खासकर उन एरिया में, तो खासकर जो कि रिवर गंगा के आसपास में, ताकि गंगा रिवर को हम लोग एक तरीके साफ स्वच्छ बना सके। प्रमोट किया जाएगा पोस्ट हार्वेस्टिंग वैल्यू, इसी के साथ में कंज्यूम कैसे करना है, कंजप्शन कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, उन्हें अपना प्रोडक्ट हम लोग को बेचना है, तो उसके चलते हम लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे। डिजिटल एरिया में काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले आकर काम करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ड्रोन को यूज करने की बात की जा रही है, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में हम लोग चीजों को अच्छे से काउंट कर पाएंगे। और आप लोगों को याद होगा जो शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है उसमें मैंने डिस्कस भी किया था इसके बारे में कि कैसे यहाँ पर ड्रोन का एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्च किया जाए यहाँ पर अच्छे लेवल पर फाइनेंस किया जाएगा एग्रीकल्चर में, जो कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो ये भी आप लोगों को एक अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। बाकी हमारी कंट्री में जो इनहेंस किया जाएगा खासकर हायर जो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गेहूं और चावल है वो अच्छे से पहुंचाया जा सके, तो वो यहाँ पर दिखाया गया और पहुंचाए भी गए काफी हद तक। और यहाँ पर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो भी काफी शानदार अभी आप लोगों को देखने को मिला, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर यहां पर हो गया, ये बेसिकली क्या इसको बोलते हैं केन बेतवा, तो केन बेतवा लिंक के बारे में आप लोगों से यहां पर बेसिकली बात करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो जो कि आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आप लोगों का बन जाता है।
पानी के थ्रू कनेक्टिविटी बनाना काफी ज्यादा आसान पड़ता है। तो इसी के लिए हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री जी के द्वारा जो आज की डेट में केन बेतवा जो वाटर लिंक है उसको और अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, और आगे आने वाले टाइम में और ऐसी 5 जो रिवर लिंक को यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है साउथ इंडिया के अंदर भी। तो इससे क्या फायदा होगा, जिस नदी के अंदर में पानी अच्छा खासा है उस नदी में से पानी निकाल के दूसरी नदी में पानी यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर केन रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी और इधर आप लोगों को बेतवा रिवर देखने को मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर ये एक प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर एक खासकर ऐसे एरिया में बुंदेलखंड वाले रीजन में जहां पर पानी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां पर पानी पहुंचाने का काम करेगा और इरिगेशन की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ये जो ट्रांसफर किया जाएगा सरप्लस वाटर, तो याद रखिएगा केन रिवर से, यानी कि केन रिवर में से और यहाँ पर बेतवा रिवर में ये पानी ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जो हमारी कंट्री में एस्टिमेशन इसकी कॉस्ट लगाई जा रही है लगभग 18,000 करोड़ रुपए। तो इसके चलते आने वाले टाइम में लगभग 78 मेगावाट का यहाँ पर पावर जनरेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के हिस्से में ज्यादा बेसिकली एरिया है जो कि इरिगेशन यानी कि सिंचाई इसके थ्रू की जाएगी। और देखिए होता क्या है यहाँ पर, जब जब यहाँ पर पानी बरसता है हमारी कंट्री में, आप लोगों को पता है जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये खासकर वो टाइम होता है जब हमारी कंट्री में मानसून आता है और इसी के टाइम पर काफी ज्यादा बारिश आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो मानसून होता है तो इसकी जो रिवर में जो पानी उस टाइम पर होता है तो उसका जो सरप्लस पानी है ताकि कहीं पर बाढ़ आए वो सब चीजें इश्यू नहीं देखने को मिले, तो कई सारे रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। तो उनको और अच्छे लेवल पर अपग्रेड करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक बताया किसके बारे में, केन बेतवा के बारे में। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर और भी कई सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला था ना 5 और यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्ट नजर आएंगे, तो यहाँ पर इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। यह है बेसिकली दमन गंगा, इसी के साथ में पिंजाल रिवर के साथ में पार तापी नर्मदा, इसी के साथ में यहाँ पर गोदावरी कृष्णा पिन्नार, और इसी के साथ में यहाँ पर पिन्नार और कावेरी रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों ने देखा चाइना के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर्वतमाला के बारे में बात की गई है, ये नया अनाउंसमेंट अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा बजट के अंदर में। तो पर्वतमाला फॉर कन्वेंशनल रोड इन हिली एरिया, तो खासकर आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में अगर आप लोग मैप को ढंग से निहारेंगे तो जो नॉर्थ वाला रीजन है खासकर इंडिया का, वो सारा एरिया को अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड आप लोग कर पाओगे कि यहाँ पर ये सारा भोजन आप लोग यहाँ पर चाइना के साथ में इधर कनेक्ट आता है। तो हिली एरिया में जहां पर भी हिली एरिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। तो अगर अच्छे लेवल पर हम लोग वहां पर डेवलपमेंट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना का जो दबदबा है वो कम होगा। तो इसी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और इसी को बोला गया यहाँ पर पर्वतमाला, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात की जा रही है और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल रोड बनाई जाएंगी, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए ऐसी रोड भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर पीएम गति शक्ति के बारे में बताया गया। यहाँ पर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए पर्वतमाला। तो पर्वतमाला के बारे में कोई पूछे तो कंफ्यूजन नहीं रखना। एग्रीकल्चर में ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो अलाइड सेक्टर उसके साथ में जो ग्रोथ रहेगा वो 3.9 के करीब यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो बेसिक इसके बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन में बात की जा रही है एक तरीके से यहाँ पर बेसिकली क्वालिटी बढ़ाई जाएगी यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन को, क्योंकि अभी काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। तो बोला गया है कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा और लगभग 200 टीवी चैनल नहीं बनाए जाएंगे ताकि एजुकेशन को काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाया जा सके। वर्चुअल लैब बनाए जाएंगे ताकि लोगों को प्रॉपर वे में अच्छे से स्किल प्रोवाइड कराया जा सके, यानी कि वहां पर आप लोग जाकर ही काम करोगे तभी होगा। इसको डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है ताकि वर्ल्ड क्लास लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड कराया जा सके। ऐसा नहीं है वहीं पर जाना जरूरी है, क्योंकि आगे अभी कोरोना है, आगे चल के मोरोना टोरना मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके चलते और यहाँ पर चीजों को सुधारा जा रहा है। हाई क्वालिटी ई कंटेंट के बारे में बात की जा रही है, जो डिजिटल टीचर के थ्रू यहाँ पर किया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट की जाएगी खासकर टीचर्स की। तो उसके लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल बात की जा रही है, लाइवलीहुड जिसको डेस बोला गया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर ई पोर्टल रहेगा जो कि लॉन्च किया जाएगा ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के लिए, और स्टार्टअप जो है वो प्रमोट करेंगे फैसिलिटी। खासकर अगर बात करें ड्रोन जो यहाँ पर शक्ति जो यहाँ पर ड्रोन एस ए सर्विस, ठीक है। तो इसका बात की जा रही है कि उसके थ्रू भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर एजुकेशन में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। अभी आप लोग को देखने को मिला देश के अंदर में नेशनल अगर बात करें हम लोग डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग कोई भी हेल्थ के मामले में बात करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कई सारे प्रोग्राम अभी हमारे लॉन्च किए गए हैं, ठीक है।
टेली जो खासकर बात करें नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। क्वालिटी ऑफ काउंसलिंग ऑनलाइन देखने को मिलेगी, डॉक्टर के पास में जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर ही आप लोग जैसे आज के डेट में कई सारे ऐप भी यूज करते हो, तो एक ऐसा वर्जन आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आएगा इसका भी, ठीक है। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर रहेगा यहां पर अगर बात करें खासकर मिशन शक्ति के तहत, मिशन वत्सल्य के तहत, इसी के साथ में जो मिशन सक्षम, आंगनवाड़ी, पोषण, ये सारे साथ में मिलकर काम करेंगे तो अच्छे से लेवल पर काम किया जा सकेगा। इसी के साथ में 2 लाख आंगनवाड़ी जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा यहाँ पर सक्षम आंगनवाड़ीज में, तो इससे और ज्यादा इफेक्टिव हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बाकी पैसा यहाँ पर जो जा रहा है उसके बारे में बताया गया, ये रटना नहीं है, बाकी हल्का सा याद रख सकते हैं कि यहाँ पर किसके कितना पैसा जा रहा है। जैसे सक्षम आंगनवाड़ी या पोषण में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 20,000 करोड़ के करीब, पीएम पोषण यहाँ पर 10,000 के करीब, इसी के साथ में मिशन वत्सल्य यहाँ पर 14,000 के करीब, यहाँ पर 1,400 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, मिशन शक्ति 3,000, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो कि आप लोग को आइडिया रखना है। बाकी इक्का दुक्का कई सारे प्रोग्राम यहां पर बताए गए, जैसे ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस करेंगे तो हर घर, ये नल से जल की बात की जा रही है तो 3.8 करोड़ हाउस होल्ड यहां पर कवर किए जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीएम आवास के तहत बोला गया 80 लाख हाउस जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे 2022-23 तक का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है पीएम देविंग, ठीक है, तो यहां पर ये डिवाइन आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं, तो फंड किया जाएगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या रखा गया नाम, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। एस्पायरेशनल ब्लॉक जो प्रोग्राम है उसके चलते यहाँ पर जो भी पीछे रह गए डिस्ट्रिक्ट उनको साथ में लेकर चला जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है ताकि विलेज में हम लोग डेवलपमेंट कर सके, नॉर्थ खासकर नॉर्दर्न बॉर्डर पर खासकर डेवलपमेंट कर सके, तो उसके चलते काफी इंपोर्टेंट है, तो ये इसके बारे में याद रखेगा। डिजिटल अगर बात करें यहाँ पर बैंकिंग पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करते हैं कि 100% उनको क्या किया जाएगा आने वाले टाइम में बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि अगर आप लोगों के एरिया में बैंक नहीं था पर पोस्ट ऑफिस था तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पोस्ट ऑफिस जो है अब बैंक बनते हुए नजर आएंगे। डिजिटल पेमेंट जो है उसके चलते यहाँ पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को बात की जा रही है कि यहाँ पर जो सेटअप किया जाएगा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन 75 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आजादी का 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करें तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये काम किया जाएगा, तो काफी सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी यहां पर बढ़ाया जाएगा, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, अच्छा रहेगा, लोग आसानी से बिजनेस कर पाएंगे और लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाया जाएगा। जैसे ट्रस्ट रहे गवर्नमेंट में यहां पर तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। आईटी से रिलेटेड जो भी रूल है उनको आसान किया जाए ताकि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है परवरिश जो बेसिकली पोर्टल के बारे में, तो एक्सपेंड किया जाएगा उसका और स्कोप, इसी के साथ में यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर आईटी बेस्ड मैनेजमेंट लैंड रिकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है ताकि देश में लैंड के रिकॉर्ड को ढंग से टैकल किया जा सके। स्टेब्लिश किया जाएगा सी पेस ताकि यहां पर एक तरीके से वाइंड किया जा सके जो भी कंपनी है अगर कोई बंद होना चाहती है। इसी के साथ में एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिलिंग का सिस्टम की जा रही है, कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 5G और पीएलआई स्कीम के बारे में बात की जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जाएगा। ये सारा काम क्या करेंगे, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि देश में बिजनेस को आसान करना बेसिकली पर्पज है। ईज ऑफ लिविंग के बारे में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक जो पासपोर्ट था उसमें अभी यहां पर एम्बेडेड ई पासपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये फिजिकल फॉर्म में पासपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। इसी के साथ में और भी कई सारी टाउन प्लानिंग ट्रांजिट ओरिएंटेड यहाँ पर डेवलपमेंट किए जाएंगे। सेंटर जो एक्सीलेंस अर्बन प्लानिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये भी कई सारे एरिया ऐसे हैं जिसमें हम लोग जैसे चार्जिंग स्टेशन हो गया अर्बन एरिया में डेवलपमेंट करने का, और प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाई जा रही है खासकर टेलीकॉम सेक्टर में बात कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक में, फार्मास्यूटिकल में, तो यहाँ पर ताकि अगर कोई आकर इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा जा सके, तो गवर्नमेंट ने उसका भी पूरा जुगाड़ कर रखा है आज की डेट में। सारा काम करने के लिए खर्चा कहां किया जाएगा, तो ये बता रखा है कहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैंने बताया था, और प्राइवेट वाले भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर डिजिटल रूपी के बारे में बात की जा रही है जो कि 2022-23 में स्टार्ट करने वाला है। डिजिटल जो करेंसी बोला गया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा था जैसे बिटकॉइन वगैरह होते हैं, तो उसी के फील्ड में यहाँ पर ये भी एक नया सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक सेकेंड यार, तो रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाएगा, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो उसका बेसिकली बताया गया यहाँ पर कि कैसे कैसे यहाँ पर काम किया जाएगा उसमें, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड वगैरह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी के बारे में बात की जा रही है, ये सारे आप लोगों को इकोनॉमी की टर्म देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों को अलग से यहाँ पर आगे बेसिकली आगे से डिस्कशन करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, वहां पे टर्म्स आती हैं तो मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करते रहता हूँ। अभी यहाँ पर अगर इस तरीके से ये एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा वो आप लोग जो डिस्कशन होता है बेसिकली द हिंदू न्यूज़पेपर का, वो रेगुलर आप लोग देखा करो, बहुत सारी रेगुलर आप लोगों की चीजें रिपीट होती हैं। बात की जा रही है ब्लेंड करने की फाइनेंस फॉर सनराइजिंग सेक्टर, तो इसमें भी काम किया जाएगा काफी अच्छे लेवल पर, ठीक है। इसी के साथ में
बात की जा रही है यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए ग्रेटर फिस्कल स्पेस टू द स्टेट, यानी कि स्टेट जो है वो ढंग से काम कर सके, तो उसमें काम किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट को यहाँ पर अच्छे लेवल पर सपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो एक अच्छा काम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टेट क्या करते हैं, देखिए जीएसटी के टाइम पर आप लोगों ने देखा काफी लार्ज स्केल पर उनको उधार लेनी पड़ रही थी, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोली हमारे पास में पैसे नहीं, हम लोग तुमको कैसे दे दें। तो उसके चलते अभी बात की जा रही है फिस्कल डेफिसिट जो है वो बोला जा रहा है कि 4% जो स्टेट का जो यहाँ पर आप लोगों को जो जीडीपी स्टेट का देखने को मिलता है, ठीक है, तो 0.5 जो है वो विल करेंगे, ट्राई करने की जो ताकि सेक्टर में रिफॉर्म किया जा सके और अच्छे लेवल पर, तो और थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाएगा यहाँ पर, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो सब सारे लोग बैठकर बोलते हैं कि यार क्या किया जाएगा इनकम टैक्स में, तो पर्सनल इनकम टैक्स में के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, यानी कि जैसा इनकम टैक्स के बारे में काम चल रहा है वो वैसा ही आप लोग को चलता हुआ नजर आएगा। तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर कि इसके बारे में कुछ भी मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया है। जीएसटी का कलेक्शन काफी शानदार यहाँ पर देखने को मिला, अब तक का सबसे हाईएस्ट यहाँ पर आप लोग देखते हैं 1,40,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिला करोड़ रुपए। और इसी के साथ में कॉर्पोरेट जो यहाँ पर सरचार्ज होता है उसको रिड्यूस कर दिया गया, 12 से लेके अभी 7 कर दिया उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट जो हाउसेज है उसको काफी फायदा देखने को मिलेगा। और ज्यादा यहाँ पर हमारी कंट्री में अभी फिलहाल नए नए बिजनेसमैन जो है वो एक तरीके से बिजनेस करते हुए नजर आएंगे, तो लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ अभी नजर आएगा। इसी के साथ में काफी इंपोर्टेंट चेंज देखने को मिला, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज थे, ऑल्टर्न यहाँ पर बात की जा रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो थे यहाँ पर नॉर्मली 8.5% जो थे यहाँ पर टैक्स, कंपनीज का 15 था, तो अब यहाँ पर इनका भी 15 कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर यहाँ पर ऑल्टरनेटिव जो यहाँ पर एक कंपनी टैक्स पे करती है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों में 15 है। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे कितना रहता था, यहाँ पर ये 18 रहता था, अब यहाँ पर इस पर भी आप लोगों को 15 देखने को मिलेगा। और सरचार्ज जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया 7 यहाँ पर, जो कि पहले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता था ज्यादा, अब यहाँ पर सरचार्ज जो है वो रिड्यूस कर देगा 7 पर, ठीक है, जिनकी इनकम 1 से लेकर 10 करोड़ तक देखने को मिलेगी। सरचार्ज क्या होता है, ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी कि एक तरीके से जो आप लोग ने टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया, तो एक तरीके से सरचार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी जो डिसेबल सेक्शन है सोसाइटी का उसको थोड़ा सा छूट दी गई है, तो एक अच्छी बात है, ताकि वो भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करें और लाइफ को आगे प्रोडक्टिवली लेकर चल सकें। उड़ान स्कीम आप लोगों को पता ही है, देश के अंदर में उसको काफी अच्छे लेवल पर आगे लेकर चलने की बात की जाए टायर 2 और टायर 3 सिटी के अंदर में, ताकि उड़े देश का आम नागरिक जो है उसको और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके और ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट किया जा सके। AVGC एक टास्क फोर्स के बारे में बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग या फिर कॉमिक, जो कि यहाँ पर वो काफी बड़ा पोटेंशियल है इसमें, तो इसको भी आगे लेकर चला जाएगा, ताकि आने वाला जो यूथ है जो इस फील्ड में काम करना चाहता है तो उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सके। कुछ और काफी इंपोर्टेंट बातें जो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, और यहाँ पर वैसे भी इनके बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया था द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी, यहाँ पर जिसको बोलते थे हम लोग प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि कोई भी अगर हमारी कंट्री में आकर डेवलपमेंट का काम करेगा तो यहाँ पर लगभग 14 सेक्टर ऐसे हैं जिसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है वो काफी अच्छे से अचीव किया जा रहा है। और इसके चलते बोला जा रहा है आने वाले टाइम में लगभग हम लोग क्या कर रहे हैं, 60 लाख के करीब नई जॉब जो है वो क्रिएट करने वाले हैं, और एडिशनल 30 लाख करोड़ जो है वो आने वाले टाइम में लगभग 5 साल में टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर एडिशनल चीजें भी आप लोगों को नजर आएंगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि बोला ये जा रहा है कि जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनो, यानी कि जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने। तो उसके चलते यहाँ पर ये प्रोडक्ट आप लोग को देखने को मिला। कुछ और बातें यहाँ पर जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ट्रांसफर अभी देखने को मिला। एयर इंडिया जो थी वो टाटा ने फिर से खरीद लिया। पहले टाटा के पास में थी एयर इंडिया, इसके ऊपर हम लोगों ने एडिटोरियल भी डिस्कस किया था। फिर ये एयर इंडिया जो है वो टाटा से चली गई गवर्नमेंट के पास में, और फिर से यहाँ पर टाटा के पास में आ गई। तो ये भी एक कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, यानी कि अब फिर से जो एयर इंडिया है वो प्राइवेटाइज यहाँ पर हो चुकी है। एक और यहाँ पर बात की जा रही है, ये इंपोर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में, नीलांचल इस्पात लिमिटेड के बारे में, निगम लिमिटेड। तो इसकी बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है। तो इसको सेलेक्ट किया गया अभी आगे आने वाले टाइम के लिए, और एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि LIC के लिए भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा। आप लोग बोले थे ना कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचती है और फिर वहां से जो पैसा आता है उसको एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, फिर जो भी डेवलपमेंट की जरूरत होती है वहां पर उसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट मुद्दे जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जो हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इनके बारे में बातें की गई। एक ही इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही ह्यूज यहाँ पर अभी न्यूज में भी है और आगे भी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो आप लोगों को देखने को मिलता है, और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये अभी यहाँ पर इसके बारे में इसलिए बात की जा रही है, हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को NPA देखने को मिलता है।
तो एनपीए को कैसे यहाँ पर कवर करना है, तो उसके चलते हमारी कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है। तो उसके चलते यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सिस्टम को सपोर्ट करती है ताकि हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम सही से चलता रहे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी रहती है। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। और जो भी एनपीए हो रहा है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और ये क्या होता है, जब कोई भी पर्टिकुलर अगर कंपनी या फिर पर्सन जो है लोन ले लेता है बैंक से और 90 दिनों तक कोई भी यहाँ पर इसकी किस्त नहीं पे कर पाता है, तो उसको बोला जाता है कि ये जो एसेट है ये नॉन परफॉर्मिंग हो गई। अब यहाँ पर उसके रिकवरी के बारे में बात करती है, तो बैड बैंक के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो बेसिकली सिस्टम ये रहता है कि कैसे बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करना है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर ये जिक्र इनके द्वारा किया गया। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये देखने को मिलेगी, हमारी कंट्री में रेलवे को और इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की बात की जा रही है ताकि सामान को इधर उधर ला जा सके और इसी के साथ में सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड कराई जा सके। हम लोगों ने देखा था अभी यहाँ पर किसान नाम से ट्रेन भी चलाई गई थी, जिसमें किसानों का जो प्रोडक्ट है खासकर जो जल्दी खेतों में खराब हो जाता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने की भी बात की गई। तो अभी यहाँ पर जो पोस्टल और जो रेलवे है उनका नेटवर्क जो है वो मिलकर काम यहाँ पर करेगा ताकि और अच्छे लेवल पर यहाँ पर पार्सल जो है जो सामान लाया जाता है उसको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो भी आप लोग आज के डेट में जो भी पोस्टल वगैरह जो भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हो, तो यहाँ पर और रेलवे जो है मिलकर काम करेगा। एक काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया जा रहा है, आप लोगों को नॉर्मली मैंने पढ़ाया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में लोग जाने ताकि वहां पर वो फेमस हो और वहां पर डेवलपमेंट का काम भी बढ़े। अभी यहां पर अनाउंस किया गया है वन स्टेट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक राज्य का एक प्रोडक्ट कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसको इतना पॉपुलराइज किया जा सके कि यहाँ पर लोकल लेवल पर तो वो यहाँ पर नाम जाने इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका नाम हो, और ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके और उस एरिया में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट आ सके और लोगों को यहाँ पर बेसिकली जॉब भी मिले। तो इससे होता है एक तरीके से फायदे से देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर यूज किया गया आत्मनिर्भर भारत, यहां पर लगभग 2000 किलोमीटर का ये नेटवर्क बनाया जा रहा है जिसको एक कवच के तरीके से देखा जा रहा है। आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा कवच कुंडल बेसिकली कर्ण के पास था, जब उसने यहां पर दान कर दिया उसके बाद में यहां पर उनकी जो डेथ हुई, तो वो सारी बातें, तो उसी के चलते यहां पर कवच नाम इसका रखा गया है। तो हम लोग इंडिजिनियसली वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और हम लोग देखेंगे बेसिकली कैपेसिटी अपनी डेवलप करेंगे। इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है, अपने ही देश में हम लोग अपने आप डेवलप करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 400 के करीब न्यू जनरेशन जो वंदे भारत जो ट्रेन है हमारे देश में, वो अच्छे लेवल पर हम लोग उनको आने वाले टाइम में लगभग 3 साल में उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसी के चलते 100 जो पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है ये भी यहाँ पर यूज होने वाले हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल कैसे किया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमारे देश में आकर ट्रेन को एस्टेब्लिश किया। क्यों? ताकि रॉ मटेरियल को निकाल के जो देश के दूर दराज वाले एरिया में अंदर है उनको कोस्टल एरिया तक लाया जा सके, किनारों तक लाया जा सके। फिर किनारों से सामान को भरकर वो अपने देश में ले जाते थे, रॉ मटेरियल होता था सारा, और फिर उस रॉ मटेरियल के बने बनाए प्रोडक्ट बनाकर हमारे देश में लाते थे। पर आज तक भी हम लोग अपना रॉ मटेरियल ही बेच रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था आप लोगों से, उसमें मैंने बताया था किस तरीके से आज की डेट में भी हम लोग जो है चाइना के साथ में 125 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं और 100 बिलियन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। समझ रहे थे आप लोग वहां पर? तो उसमें मैक्सिमम हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बचाव 25-30 के करीब, उसमें भी हम लोग सारा अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये कंडीशन है, तो जिसके चलते हमारी कंट्री में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है और उसी के ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो ये उस एरिया में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हमारे देश में किसानों ने प्रोटेस्ट किया और सबसे बड़ा मुद्दा बाद में भी ये बना कि एमएसपी का क्या करना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आज का ही आप लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। आप लोगों को ये बताना है आज की डेट में हमारे देश में कितनी ऐसी फसल है जहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। और गन्ने को जो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोग नहीं बोलेंगे, उसके लिए अलग से टर्म यूज की जाती है, वो टर्म कौन सी है ये आप लोग को बताना है। ये ऐसा टॉपिक है जो कई बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। आखिर किसान यहाँ पर क्यों कर रहे थे इसके लिए प्रोटेस्ट? क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो किसान खेतों में जो भी प्रोडक्ट उगाते हैं उसको गवर्नमेंट प्रोक्योर करे और फिर उसको खरीदने के बाद में जिसको रिक्वायरमेंट है उस तक वो सामान पहुंचे। तो यानी कि चाहते हैं किसान की उनकी मैक्सिमम फसल जो है वो गवर्नमेंट प्रोक्योर करे। पर लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर भी यहाँ पर एक लिमिटेशन रहती है, वो भी एडिटोरियल में एक मैंने डिस्कस किया था, उसमें बताया गया था कि WTO जो है बेसिकली यहाँ पर एक लिमिटेशन रखता है कि आप लोग एक हद तक यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। तो उसके चलते कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है बेसिक। दोस्तों जब आप लोग तैयारी करते हैं, जब आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, तो सब आप लोगों को बोलते हैं कि भाई साहब करंट अफेयर तो आप लोगों को पढ़ना है, पर लेकिन उसका स्टैटिक पोर्शन जरूर तैयार कर लेना। यानी कि करंट अफेयर में जो दिख रहा है वो सही है, पर लेकिन बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन जरूर जाकर एक बार देख लेना।
तो इसी तरीके से आज हम लोग यहां पर जो बजट है बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि स्टैटिक पोर्शन होता है, यानी कि संविधान में बजट के बारे में कहां पर मेंशन है, कुछ टैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन, जीरो बजटिंग क्या होती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं आप लोगों को डायरेक्ट ये बजट के अंदर देखने को मिलेगी, पर लेकिन हर साल जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है ये टर्म आप लोगों को बजट के अंदर जानने को मिलेगी। ये आप लोगों को हर साल के लिए फायदा पहुंचाएगी और कई बार मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ये इसी स्टैटिक पोर्शन से बन जाते हैं। तो इसी स्टैटिक पोर्शन को मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो आप लोगों को हर एक एग्जाम के लिए, जिसके अंदर भी यहां पर आप लोगों से इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टकटकी लगाकर वीडियो को देना। बेसिकली जो लेवल रहने वाला है वो बहुत अच्छे वाला रहने वाला है, यानी कि यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे लेवल पर जाकर, पर लेकिन आप लोगों को हर एक एग्जाम में ये फायदा पहुंचाएगी। जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं ना उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाकर तैयारी करो, तो आप लोग आराम से एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे। जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा होगा उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे कई सारी, जैसे मैंने बोला आप लोगों को बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी बताता हुआ चलूंगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बजट जो है वो कहां पर मेंशन है, किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो सबसे पहले तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर बजट मेंशन है ही नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वहां पर बजट मेंशन नहीं है। बजट की जगह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट शब्द जो है वो आप लोगों के संविधान में मेंशन नहीं है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों के संविधान में मेंशन है, यानी कि संविधान में लिखी हुई है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग बजट बोलते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 110, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 112। तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो ये आंसर आप लोगों को बताना है। फिर से बता देता हूं कि जैसे कि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, पहले आंसर दीजिएगा, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देखना है, तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। तो आंसर बताइए क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है इसका, सही आंसर है यहां पर डी, यानी कि मेंशन है यहां पर 112 आर्टिकल के अंदर में। 112 आर्टिकल के अंदर मेंशन है यहां पर, ये बोलते हैं हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तक का हमारी कंट्री में अगर 2016 से पहले की आप लोग बात करें, हमारी कंट्री में जो बजट है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के जो आखिरी वर्किंग डेज है उसमें प्रस्तुत किया जाता था। पर लेकिन फिलहाल अब ये हमारा बजट जो है वो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इसके अंदर यहां पर चेंज लाया गया। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, अगर बात करें आज तक का हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम याद रखना, उनका नाम है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई साहब के द्वारा सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में बजट प्रस्तुत किए गए हैं। टोटल मिलाकर 10 बजट इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरे नंबर पर है पी चिदम्बरम साहब। पी चिदम्बरम साहब के द्वारा 9 बजट प्रस्तुत किए गए। तीसरे नंबर पर है प्रणब मुखर्जी, मतलब थे, तो इनके द्वारा यहां पर 8 बजट प्रस्तुत किए गए थे। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है ये आप लोगों से पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर बात करूं 1999 तक हमारा बजट जो है वो शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि पहले अंग्रेजों का बजट प्रस्तुत होता था उनके वहां पर, और फिर हमारी कंट्री में उसको प्रस्तुत करते थे अंग्रेज लाकर। तो अंग्रेजों की वही प्रैक्टिस हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे थे। पर लेकिन आगे चलकर यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जब यहां पर यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये जो बजट था हमारी कंट्री में इसको 11 बजे प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया गया। तो ये जो ट्रेडिशन थी वो 2001 से हम लोगों ने स्टार्ट करी, यानी कि जो 11 बजे पर आप लोगों का बजट जो प्रस्तुत किया जाता है ये 2001 से हम लोगों के द्वारा यहां पर स्टार्ट की गई। बाकी कुछ और आर्टिकल यहां पर मेंशन है। अगर आप लोगों से पूछे कि आर्टिकल 280 किसके बारे में बात करता है, तो हमारी कंट्री में फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, हमारी कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो फाइनेंस कमीशन है, अब की बार कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन जो स्टेब्लिश किया गया था और इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। ये एक संवैधानिक पोस्ट है। आर्टिकल 110 जो है यहां पर ये किसके बारे में बात करते हैं, ये मनी बिल के बारे में बात करता है। और मनी बिल जो है ये किसके द्वारा क्लैरिफाई किया जाता है, तो ये होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के हाथ में ज्यादा पावर होती है जब हम लोग मणिपुर के जो मनी बिल के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है आर्टिकल 360 के बारे में। आर्टिकल 360 यहां पर बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल याद रखिएगा। और आर्टिकल 112 जो है ये बात करता है बजट के बारे में, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग बोलते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के निकल गए। तो ये पूरा स्टैटिक पोर्शन मैं आप लोगों का कवर करके चल रहा हूं। इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो इनकम टैक्स है, जो आप लोग आज के दिन में इनकम टैक्स पे करते हैं, जो आयकर आप लोग पे ऊपर लगता है इनकम के बेस पर, तो हमारी कंट्री में इसको जो रेट है इसका, द रेट विच द इनकम टैक्स इज इंपोज इन इंडिया, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? पहली स्टेटमेंट में बोला गया इसको बोलते हैं यहां पर डाइग्रेसिव रेट। दूसरा बोला गया इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेट।
तीसरा बोला गया इसको बोलते हैं रिग्रेसिव रेट, और चौथा बोल गया इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रेट। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है अगर आप लोगों के हिसाब से यहां पर बात की जाए तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो जो टर्म आप लोगों के सामने लिखी हुई है इन टर्म का आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक कर पहले आप लोग आंसर अटेम्प्ट कर लीजिए, आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर होगा, ए बी सी एफ डी। फिर आप लोगों को मैं यहां पर बताता हूं। नॉर्मली हमारी कंट्री में अगर टैक्स देखिए आप लोग, एक तो बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब आप लोग इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। आप लोग कोई पेन खरीद कर लेकर आए, कॉपी खरीद कर लेकर आए, दूध या फिर कोई बिस्किट या नमकीन जो भी आप लोग खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स आप लोग पे करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो इंडिया का हर एक सिटीजन जो है वो टैक्स पे करता है। अगर आप लोगों को लगता है आप लोग टैक्स पे नहीं करते हैं तो ये गलत है। हर एक इंसान टैक्स पे करता है, चाहे वो आप लोगों को देखिए जो भी कुछ अगर खरीदते हैं तो टैक्स पे आप लोग करते हैं। तो ये होता है एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आप लोगों का इनकम टैक्स हो जाता है, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जैसे अगर बात करूं डायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, डायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है कि ये नॉर्मली जो अमीर आदमी होता है वो ज्यादा देता है और जो गरीब आदमी होता है वो कम देता है। तो इसलिए इस जो टैक्स को आप लोग प्रोग्रेसिव टैक्स बोल देते हैं, यानी कि जो ज्यादा टैक्स पे करेगा जिसकी ज्यादा सैलरी होगी और कम टैक्स पे करेगा जिसकी कम सैलरी होगी, तो इसी के बेस पर इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोल देते हैं। पर लेकिन रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स ये होता है चाहे कोई अंबानी है चाहे कोई रिक्शा वाला है, अगर वो कोई पर्टिकुलर बिस्किट खरीद कर लेकर आ रहा है तो वो इतना ही टैक्स पे करेगा जितना दूसरा पे करेगा, यानी कि इक्वल टैक्स पे करेंगे, अमीरी और गरीबी में कोई फर्क नहीं है। तो ये रिग्रेसिव टैक्स नॉर्मली माना जाता है। तो यहां पर प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स मैंने आप लोगों को समझा दिया। पर लेकिन अगर बात करें जो इनकम टैक्स होता है वो ऐसा तो है नहीं कि प्रोग्रेसिव होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है कि इस इनकम के बाद में आप लोगों को फिक्स कर दिया जाता है कि अगर 10 लाख या फिर उससे ज्यादा की इनकम आप लोग कमा रहे हैं तो इसके बाद में उसको फिक्स कर दिया जाता है कि इतना परसेंट कटेगा, 30% कटेगा आगे, यानी कि अब ये प्रोग्रेसिव होता नहीं जा रहा है, अब ये आकर रुक गया है। तो इसको बोलते हैं डाइग्रेसिव टैक्स। तो ये डाइग्रेसिव टैक्स रेट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि इनकम टैक्स के ऊपर इंपोज किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका ए हो गया, क्योंकि आगे चलकर ये समानुपाती बन जाता है, यानी कि जो यहां पर प्रोपोर्शनेट जो टैक्स है उसकी फॉर्म में आ जाता है। प्रोग्रेसिव कुछ टाइम के लिए ही होता है, उसके बाद में फिर सैलरी के ऊपर आप लोगों को देखने लगता है कि सेस लगना स्टार्ट हो जाता है, टैक्स ऑन टैक्स जिसको आप लोग बोलते हैं। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। आंसर इसका ए हो गया। जब बात चली रही है तो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूं जो कि बजट में आप लोग कई जगह मेंशन होता हुआ नजर आएगा। इसको बोलते हैं सेस। सेस क्या होता है, सेस होता है कि एक एडिशनल टैक्स कलेक्ट किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। यानी कि आप लोगों की इनकम जो है मान लीजिए 10 लाख है, तो उससे ऊपर अगर आप लोगों की इनकम जा रही है तो उसमें मान लीजिए हम लोगों ने बोला कि 1% जो है वो एजुकेशनल सेस लगेगा, इस पे 0.5% जो है वो इन्वायरमेंटल सेस लगेगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा और ये उसी पर्पज के लिए यूज होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग इन्वायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करें उसे कहीं और यूज कर लेंगे, नहीं, वो पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो सेस लगाया जाता है उसी के लिए उसको यूज किया जाता है, उसको आप लोग सेस बोलते हैं। टैक्स ऑन टैक्स होता है, ठीक है, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जैसे अगर आप लोगों से जो इनकम टैक्स है, आप लोगों की मान लीजिए जो इनकम है वो कुछ इनकम है, उस पर टैक्स लगा आप लोगों का मतलब 100 रुपए, अब ये 100 रुपए पर ये टैक्स लगेगा, ठीक है, ना कि पूरी इनकम के ऊपर लगेगा, इसीलिए सेस, इसीलिए टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं इसको। सरचार्ज क्या होता है, ये भी एडिशनल टैक्स होता है, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स ही होता है। अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो लिमिट है हम लोगों ने बोल दिया कि 20 लाख से ऊपर आप लोगों की इनकम होगी तो आप लोगों के ऊपर सरचार्ज लगेगा। तो ये कहीं भी यूज कर सकते हैं आप लोग, इसको स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं यूज किया था, इसको आप लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों टर्म आप लोग कई बार देखने को मिलती है, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, गलत भी कर सकते हो, थोड़ी सी भी कोताही बरतोगे तो। बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन बजट, यानी कि इंडियन बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला बोला गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ, यानी कि वेल्थ और इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पहली स्टेटमेंट ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको रीएलोकेट किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ और डी बोला गया नन ऑफ द अबव, यानी कि नन। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसके बाद में आंसर देखना, उसके बाद में आप लोगों के माइंड पर और ज्यादा जोर पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर सही करेंगे तो अच्छी बात है, गलत करेंगे तो यहीं पर ही गलत हो जाएगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बात बोली जा रही है, बोला जा रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका यहां पर क्या है, सी एफ डी, सही आंसर है यहां पर डी।
आप लोग सी लगा कराएंगे क्योंकि दोनों ये है यहां पर इसके ऑब्जेक्टिव पर, लेकिन पूछा गया नोट, तो नोट पूछा गया यहां पर, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोगों का वो यहां पर डी होगा। अगर पूछता कौन से ऑब्जेक्टिव है तो यहां पर सी आंसर हो जाता। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम आप लोगों को देखने को मिलती है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनकम टैक्स लगाती है या फिर जो भी टैक्स लगाती है, पैसा इकट्ठा होता है वहां से, और फिर पैसा इकट्ठा होने के बाद में कई सारी स्कीम लॉन्च करती है, तो दूसरे लोगों तक पैसा जाता है। किसी को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, किसी को आप लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर जो किसान धन वाला जो स्कीम चलाई गई थी पीएम किसान, वो वाले देखिए ये लॉन्च किया गया। हेल्थ से रिलेटेड कई सारे लोगों को बीमा प्रोवाइड कराए गए, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कराए गए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ देखने को मिलता है। रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा बजट में, कहां पर कितना ज्यादा आप लोग क्या क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो एलोकेशन भी रीएलोकेट किए जाते हैं। तो ये दोनों ही बजट के उद्देश्य होते हैं बेसिकली, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, पर लेकिन नोट पूछा गया तो आंसर यहां पर डी हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट के साथ में इसको डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है जीरो बेस बजटिंग के बारे में। जीरो बेस बजटिंग आप लोगों को कई बार सुनने को मिलता है बजट के अंदर, तो इसके बारे में हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे। बोला गया कि एक फिक्स टेकन अप इन द इंडिया इन द बजट, जो यहां पर ये जो फर्स्ट टाइम जो इट वाज फर्स्ट टेकन अप, यानी कि सॉरी ये फर्स्ट है यहां, ठीक है, इसको पहली बार जब दिया गया था इट वाज फर्स्ट टेकन अप इन द बजट इन यूनियन बजट 1987। तो 1987 में यूनियन बजट में पहली बार इसको लिया गया था, जिसको जीरो बेस बजटिंग आप लोग बोलते हैं। बोलता है कि ये बेस होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये प्रायोरिटी बेस पर चलता है। ऐसा नहीं है कि जो ढर्रा फॉलो किए जा रहे हैं वही चलता रहेगा, तो ऐसा बोला गया यहां पर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोर्ड, डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो सही आंसर बताइए क्या है, फिर आप लोग आंसर देखिएगा। सही आंसर है इसका सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आप लोग एक बार समझ लीजिए क्या बात की जा रही है। अगर डेफिनेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो आंसर से आप लोग समझ सकते हैं जीरो बेस लिखा हुआ है, यानी कि आज की डेट में मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आप लोगों को 5 लाख रुपए देता हूं, और 5 लाख रुपए में आप लोगों को अपने एरिया में जाकर देखना है कौन झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाना है, और ये जो पैसा है ये आप लोग खर्च करना है, ठीक है। तो यहां पर एक तो होता है ऐसा तरीका कि मान लीजिए आप लोगों को हर साल 5 लाख रुपए ही देता रहूं मैं, ठीक है, चाहे आप लोग खर्च करें चाहे आप लोग खर्च नहीं करें। पर लेकिन अगर मैं आप लोगों की परफॉर्मेंस देखूं कि आप लोगों को पहली बार 5 लाख रुपए देते, आप लोगों ने सारे के सारे खर्च कर दिए और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है उस एरिया में निकलकर, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा चलो और पैसे ले लो भाई, ठीक है, आप 5 की जगह आपकी बार 7 लाख खर्च करो और अच्छे से और बच्चों को एजुकेशन दो। तो यानी कि प्रोग्रेसिव चीजें हो गई यहां पर पता चला 5 लाख देते, उसमें से 2 लाख खर्च किए और वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया, 3 लाख बच गए, तो फिर मैं बोलूंगा भाई साहब इसको कम करो, ठीक है। यानी कि एक नया बेस बनाकर चलेंगे, जो जीरो बेस होगा वहां से फिर से चीजों को एनालाइज किया जाएगा। ये पहले आप लोगों ने जो किया है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि पहले कितना पैसा दिया गया था, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं करेगा कि पहले हायर दिया था लोअर दिया था, पर लेकिन जो एनालिसिस किया जाएगा अब आने वाले टाइम में जो चीजों को एनालाइज कर तो कॉस्ट क्या पड़ रही है, नीड क्या पड़ रही है, उसके हिसाब से काम किया जाएगा, ना कि पुराने बेस को रखते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है। नया बेस नए एनालिसिस के बेस पर, तो इसको जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं। आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री में एक स्कीम चलाई जाती थी जिसमें जो हमारी कंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको पैसे दिए जाते थे, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम बोलते हैं ना, एमपी लेड के नाम से, पर लेकिन कोविड-19 के चलते उसको सस्पेंड कर दिया गया अभी कुछ टाइम के लिए। तो वो जो स्कीम थी उसमें यह था कि मान लीजिए आप लोगों को 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं एक साल के लिए, 5 करोड़ में से आप लोगों ने 1 करोड़ खर्च किए, अगले साल फिर 5 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि 4 करोड़ पहले बच गए, 5 करोड़ ये हो गए तो 9 करोड़ हो गए। तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता था कि आप लोग खर्च कर रहे हैं खर्च नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों को 5 करोड़ मिलते ही मिलते रहते थे। पर लेकिन अगर ये हो जाए कि अगर 5 करोड़ में से आप लोगों ने 1 करोड़ खर्च किए तो 4 करोड़ पहले बचे हुए, तो 1 करोड़ और डालकर 5 करोड़ हो जाएंगे, यानी कि आप लोगों को बस 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा आपकी बार। तो अगली बार क्या करेगा इंसान, काम करना स्टार्ट कर देगा, पैसे को खर्च करना स्टार्ट करेगा, जनता के लिए यूटिलाइज करना स्टार्ट करेगा। तो ये काफी बेसिक फंडा है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बेस बन जाता है यहां पर। हमारी कंट्री में जीरो बेस बजट जो था ये फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर लाया गया। कब? यहां पर 1989 में, और सॉरी 1983 में। ये यहां पर कब था? ये डिपार्टमेंट बेस था। पर लेकिन यूनियन बजट के बारे में बात करें तो यूनियन बजट में इसको 1987 में लाया गया, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी टर्म भी आप लोग कई बार देखने को मिलेगी कि कैपिटल पेमेंट क्या है भाई साहब, इसको बताइए। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कैपिटल पेमेंट, तो इसके बारे में आप लोगों से करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई इस क्वेश्चन में।
तो आप लोग अगर टर्म को भी थोड़ा समझ पाएंगे, मैंने आप लोग कई बार जब हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं या फिर कोई भी वीडियो बनाते हैं उसमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में मैंने आप लोगों से बात की है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जब इंसान को आप लोग अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी हेल्थ देते हैं और वो आगे चलकर ऐसे काबिल बन जाता है कि इंप्लॉयमेंट कर सके, तो हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा। ऐसे अगर हर एक इंसान को हम लोग तैयार कर दें तो पैसा लगाकर जब हम लोग एक ऐसा इंसान तैयार कर देते हैं कि जो पैसा कमाने लायक बन जाता है तो वो कैपिटल बन गया। इसी तरीके से अगर कोई पैसा खर्च कर आप लोग कोई मशीन लेकर आते हैं और वो मशीन जो है आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं फिर से पैसा कमाने के लिए, तो वो कैपिटल बन गई आप लोग की। तो इस तरीके से कैपिटल पेमेंट के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि क्या है, पहले बोला गया कि ये इट इज रेफर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द जो कैपिटल प्रोजेक्ट जो होते हैं एक तरीके से प्रोजेक्ट्स और एक्वाइजेशन ऑफ द एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग या फिर मशीनरी, इक्विपमेंट को लेने में खर्च करता है, तो इसको बोलते हैं यहां पर ये कैपिटल पेमेंट। दूसरा बोला गया यहां पर कैपिटल रिवेन्यू है, यहां पर जो कलेक्ट किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल प्रोजेक्ट, एक्वाइजेशन ऑफ द एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग या फिर मशीनरी हो गई। पहले में कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला गया, दूसरे में कैपिटल रिवेन्यू बोला गया। तीसरे बोला गया कि ये एक्सपेंडिचर है जिसमें जो गवर्नमेंट का डे बाय डे का जो बिजनेस है, जो डिपार्टमेंट है वो चलाने का काम करता है। तीसरे में ये स्टेटमेंट बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर आप लोग बताइए, आप लोग के हिसाब से कौन सा आंसर सही है और फिर आप लोग इसका आंसर देखिएगा। तो आप लोग के हिसाब से कौन सा आंसर सही है ये बताइए आप लोग। वैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम इसमें बचा नहीं है, जब मैंने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया है। मैंने बताया कि कैसे आप लोग खर्चा कर रहे हैं, तो रिवेन्यू तो यहां पर ये खत्म ही हो गया, नॉर्मल सी बात है कि रिवेन्यू नहीं बचेगा। दूसरी बात यहां पर ये होगी कि गवर्नमेंट का डे बाय डे का एक्सपेंडिचर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। यहां पर कुछ ऐसी मशीन आप लोग लेकर आ गए, तो इसका मतलब ये खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ए स्टेटमेंट यहां पर सही हो गई सीधी सीधी, यानी कि ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है यहां पर जो कि आप लोग अगर कहीं खर्चा करते हैं और फिर आप लोग उससे पैसा कमाने स्टार्ट कर देते हैं, जो भी आप लोग प्रोजेक्ट यहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो कोई लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी हो गई या फिर कोई इस तरीके से इक्विपमेंट हो गया जो आप लोग लेकर आते हैं जहां से आप लोग फर्दर पैसा कमा सकते हैं, तो ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाम में ही है भाई साहब, पेमेंट लिखा हुआ है, रिवेन्यू नहीं लिखा हुआ है। तो पेमेंट दे रहे हैं आप लोग कहीं पर, यानी कि खर्च कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंड कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इससे आप लोग कई बार तो टर्म में से ही आंसर निकाल दोगे, थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ोगे, पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सीधा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे, ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो नाम है आप लोग के सामने, चार एक एक कर पढ़ देते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है यहां पर बात की जा रही है सन्मुख चेट्टी, ठीक है, सन्मुख चेट्टी, तो ये यहां पर पहली स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया यहां पर जॉन मैथाई, तो यहां पर ये बेसिकली सी यहां आएगा। दूसरा बोला गया यहां पर देशमुखी, ठीक है। तीसरा बोला गया यहां पर लियाकत अली खान। तो कौन है यहां पर आप लोगों को ये बताना है। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो यहां पर ये सन्मुगम चेट्टी साहब थे, यहां पर वो थोड़ी सी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वहां पर, तो सन्मुगम चेट्टी साहब थे जो पहले यहां पर हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे। 26 जनवरी 1947 में ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने थे हमारी कंट्री के, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई साहब ये बता दो आप लोग, ये फिस्कल फेडरलिज्म है क्या? फिस्कल फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पहले। तो राजकोषीय संघवाद क्या है? तो सीधी सीधी बात है कि यहां पैसों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखी है, सही आंसर बताना है। ये बोला जा रहा है कि इट रेफर टू द डिवोल्यूशन ऑफ द पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशनल, सब नेशनल और गवर्नमेंट जो है उनके बीच में पावर को डिवोल्व, एक तरह से डिसोल्व करना है, इनके कम एक थोड़ी सी पावर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, इनके ऊपर से नीचे को पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दूसरा बोला गया कि फाइनेंशियल रिलेशन है यहाँ पर जो गवर्नमेंट की, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर, यानी कि गवर्नमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट, मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में यहां पर ये एक तरीका फाइनेंशियल रिलेशन बोला गया है। तीसरा बोला गया अमाउंट ऑफ मनी जो हाउस होल्ड के पास में अवेलेबल है खर्च करने के लिए, सेव करने के लिए, आफ्टर इनकम टैक्स जो वो पे करते हैं उसके बाद में जो पैसा बच जाता है, इनके इनकम टैक्स पे करने के बाद में जो पैसा खर्च करने के लिए बच जाता है, ये इनके यहां पर इसको फिस्कल फेडरलिज्म आप लोग बोलते हैं। तीसरा बोला गया कि ये यहां पर एक तरीके से पर कैपिटा इनकम है जो अबोव मिनिमम स्पेसिफिक जो पॉपुलेशन है उससे ऊपर अगर बढ़ते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज, इनकी एक तरीके से ये एक तरीके की इस तरीके की इनकम बोली गई यहां पर जो पर कैपिटा कैटेगरी में आप लोग काउंट नहीं करते कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग रहते हैं, इस किसके हिस्से में कितनी इनकम आती है। तो तीसरी चौथी स्टेटमेंट ये है। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर क्या है यहां पर? सही आंसर यहां पर इसका बी। ये क्या है? ये एक तरीके सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है ना उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जो फेडरल सिस्टम होती है, संघवाद का ढांचा जिसको बोलते हैं ना, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये तीन तरीके का नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर फेडरलिज्म के बारे में बात करूं मैं आप लोगों से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है एक, तो
कि हम मिलकर काम करेंगे भाई साहब, जहां जहां जो दिक्कत है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसी के साथ में क्रिएटिव फेडरलिज्म है, कौन कौन कितना क्रिएटिव निकल के आता है अपने काम करने में, और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, एक दूसरे के साथ में कैसा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। तो मैंने आप लोगों से फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में बात की, तो सेंट्रल स्टेट के साथ में मिलकर अगर आज की डेट में बात करूं, इसे हमारे संविधान में आर्टिकल 280 है, तो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन भी हमारी कंट्री में जो टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो वो भी यहां पर इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता हुआ नजर आता है। ये काफी इंटरेस्टिंग स्कीम लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, इसमें बात किया गया था विवाद से विश्वास तक की स्कीम। याद रखिएगा किससे रिलेटेड है यहाँ पर। ये ए में बोला गया इनकम टैक्स, बी में बोला गया डायरेक्ट टैक्स, तीन में बोला गया यहाँ पर बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरे बोला गया यहाँ पर ये इनडायरेक्ट, ये यहाँ पर नो कोई के लिए भी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और कोई सा भी नहीं है। सही आंसर क्या है, बीसी एफ डी। तो सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, ये थी बेसिकली बी आंसर। ये यहाँ पर क्या था कि जो भी इनकम टैक्स पेंडिंग पड़े हुए हैं वो अपने इनकम टैक्स को भरो जल्दी से जल्दी, और एक तरीके से विवाद से विश्वास, इनके विश्वास में कन्वर्ट किया जाएगा। जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं सही तरीके से, उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगे, कोई भी उनके ऊपर एक तरीके से पेनल्टी वगैरह नहीं लगी। अगर आप लोगों ने अब तक पे नहीं किया है तो आप अब भी आकर इसको पे कर सकते हैं। तो एक विश्वास क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा यहां पर बोला गया, ठीक है। पूरा एक ओवरव्यू दूंगा कैसे कैसे चैप्टर है इसके अंदर, और पूरा आप लोगों को बड़ा ही प्यारा सा बेहतरीन सा एक अपनी कंट्री का मैप यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग के पेज पर ही, ठीक है। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर गौर फरमाया होगा तो ऊपर ही आप लोग देखें यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव का एक लोगो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पता है अब की बार आजादी का 75वीं सालगिरह अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया बकायदा, ठीक है। तो एक बड़ा ही प्यारा लगा, मुझे पर्सनली बड़ा प्यारा लगा। अगर कवर की मैं बात करूं पर्सनली, अभी सर्वे के अंदर क्या क्या चैप्टर हैं और कैसे कैसे चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोसीजर समझाता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि इसका पूरी प्रक्रिया क्या होती है। हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर जो कि आज के डेट में कौन है, निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, और फाइनेंस मिनिस्टर ही यहां पर प्रेजेंट करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आप लोग यहां पर अगर देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं उसमें अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहां पर शब्द बकायदा लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिए, ये लिखा है कि बजट के बिफोर, यानी कि बजट के जस्ट बिफोर, ठीक है। तो यानी कि बजट कल आएगा, आज आप लोग का इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत कर दिया, पर लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो यार प्रस्तुत करने पहुंच गए यहां पर लेकर इकोनॉमिक सर्वे को। रियलिटी में यहां पर इसका ड्राफ्ट कौन तैयार करता है, आप लोगों को पता है ना कि हम लोगों ने बात की थी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। मतलब उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई, उनकी अध्यक्षता में और भी कई सारे मेंबर थे, और मिलकर उनके द्वारा पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, इनके बकायदा लिखा गया उसको। जब वो आप लोगों का प्यारा संविधान आप लोगों के हाथ में आता है तब आप लोग उसको समझ पाते हैं, अच्छा ये ऐसा संविधान है। तो ऐसे ही यहां पर जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, इसको फर्स्ट ड्राफ्ट बोलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का वो प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, जो कि अपने आप में फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है। ये इसको प्रिपेयर करता है, और फिर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ना, घर में जैसे किचन में खाना बन रहा होता है कि खाना बनाया, थोड़ा सा चख के देख लिया कैसा लग रहा है, ठीक है। तो फिर इस ड्राफ्ट को क्लियर किया जाएगा इकोनॉमिक जो बेसिकली एडवाइजर के द्वारा, जैसे घर में मेहमान आ रखे हैं, पहले खा के तो देख लो कैसा बना रखा है, खाएंगे नहीं खाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो यहाँ पर बेसिकली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर जो है वो यहां पर बेसिकली इसका ड्राफ्ट क्लियर करते हैं, तब जाकर फाइनल जो वर्जन है यहां पर वो फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा क्लियर किया जाता है, और उसके बाद में यहां पर ये चीजें जो है वो फिर पार्लियामेंट तक पहुंचती है। ये जो डेटा है ये कहां से निकल कर आता है, तो एक बड़ा ही प्यारा सा ऑफिस है जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया, पहले चिंटू मिंटू था, अब इसका टिंकू टिंकू कर दिया है। मतलब क्या है, ये था यहाँ पर सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पर लेकिन अभी यहाँ पर सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर एक नया ऑफिस बना दिया है जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सीएसओ और एनएसएसओ की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को कवर कर रखा है। जब भी डिस्कशन करता हूं हिंदी न्यूज़पेपर का जो भी एडिटोरियल आता है उसको मैं आप लोगों को जरूर बताता हूं, क्योंकि रिसेंटली अभी किया गया था वो, तो आगे क्वेश्चन बन सकता है। और ये आता किसके अंदर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है, जो ये सारा काम करती है। तो जब यहां पर ये सारी चीजें तैयार हो जाती हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर जी के हाथ में जाते हैं यहां पर ये, और फिर वो उसको पार्लियामेंट में रखती है। तो आज हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पार्लियामेंट में टेबल पर रखा गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। अब आप लोगों के माइंड में यार ये आ रहा होगा, चलो ये तो समझ में आ गया पूरा कि ऐसा ऐसा प्रोसीजर होता है। जब इतनी बात बताई दी है भाई थोड़ी हिस्ट्री बता दो यार, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, जब तुम्हारी इतनी इच्छा है तो आप लोग हिस्ट्री भी थोड़ी बता देते हैं। हिस्ट्री के बारे में सुनिए आप लोग, क्योंकि कई बार थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट, कई बार जब यूपीएससी का दिमाग खराब होता है ना तो वो नहीं गए बाल की खाल उखाड़ने लगता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड में लेके चलेंगे ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको।
देश आजाद हुआ, आजाद होते ही पता चल गया कि जैसे आप लोगों ने देखा, एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा किस्सा सुनाऊंगा यहाँ पर। आप लोगों ने अभी देखा तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में पावर में आ चुका है, और वही 15 अगस्त के दिन जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन वहां पर अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के कंट्रोल में आ गया। अब तालिबान को तो लग रहा था भाई साहब आप लोगों ने यूएसए को बेसिकली यहां पर चपेट के भगा दिया, पर लेकिन रियलिटी में क्या था, यूएसए ने जाते जाते क्या किया, उनके सारे जो भी पैसे वहां पर वो देते थे, वहां पर सारा बैंक का पैसा जो था वो सीज कर दिया। अब आप लोग ये समझिए, आज की डेट में अगर एक देश के अंदर पैसा नहीं है तो यहां पर जितने भी सारे ऑफिस चल रहे हैं सबकी सैलरी जाती है, या फिर जो भी आप लोग के अंदर व्यापार हो रहा है देश के अंदर में, गाड़ियां चल रही हैं, आप लोग बाहर से क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, मतलब जो भी तमाम आप लोग सोच सकते हैं ना अपने बारे में, अपने दिमाग में कि हाँ देश के अंदर जो जो चीजें हैं वो या तो अपने देश के अंदर होगी तो उसको भी खोद के निकाल के कहीं से लाया जाएगा, या बाहर से खरीद कर लेकर आएंगे। और अगर बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और पैसे तुम्हारे हाथ में है नहीं। तो भाई साहब आप लोगों के हाथ में आ गया कटोरा। अब कटोरा आ गया तालिबान के हाथ में, तो तालिबान अब यहां पर चिल्लाता घूम रहा है कि भाई साहब पैसा तो दे दो मुझे, कम से कम गवर्नमेंट तो बाद में डिसाइड कर लेना कि गवर्नमेंट मेरी चलेगी या नहीं चलेगी, कम से कम पैसा तो दे दो, कम से कम मेरी दुनिया तो चलती रहे थोड़ी सी। तो अभी यहां पर इसलिए ओस्लो पहुंचा था वो, आप लोगों ने देखा, पैसा लेने के लिए। तो यहां पर जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, फिर हमारी कंट्री में क्या हुआ, उसी के चलते पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है, यानी कि पूरा जो साल कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में यहां पर एक इकोनॉमिक सर्वे आया कि हाँ हमारा देश कैसे चल रहा है। तो उसको चेक किया गया फाइनेंशियल ईयर जो 1950-51 का सर्वे आया, तो सबसे पहला हमारी कंट्री में ये था। कई सारे आप लोगों ने यूपीएससी की रिसेंटली अभी ऐसे स्टेटमेंट देखी होगी, वो पूछ लेते हैं यहां पर ऐसी बातें आप लोगों से बैकग्राउंड में जाके कि बताओ कि हाँ पहली सर्वे कब प्रस्तुत किया गया। पर लेकिन अगर बात करें बिफोर 1964 इकोनॉमिक सर्वे जो था वो बजट के साथ में सर्कुलेट करते थे, यानी कि फालतू की टेंशन ही क्या लेनी है, पहले एक दिन सर्वे को रखो अगले दिन बजट को रखो, अरे झटमंगनी पट भी हवाला काम करते हैं ना यार, एक साथ निकाल देते हैं दोनों को। तो इनके द्वारा दोनों को एक साथ में निकाल दिया गया, यानी कि यहां तक एक साथ निकाला जाता था। पर लेकिन फिर लगने लगा कि नहीं यार थोड़ा टाइम देते हैं और बेसिकली डिस्टेंस बनाकर रखते हैं दोनों के बीच में, ताकि चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके। वरना ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया, अगर आप लोग बोले ना कि किसी को कोई पर्टिकुलर पर्सन आप लोग घर में खाना खाने आ रखा है, तो यार क्या करो, फालतू में टेंशन के लेनी है, उसको ब्रेकफास्ट और लंच जो है एक साथ में चिपका दो, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट से लेट कर दो और लंच से थोड़ा पहले ले आओ, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या होगा, मतलब एक ही जगह दोनों काम पूछ जाएंगे, चिपक जाएंगे। पर लेकिन हुआ यार ऐसे होने से ना कहीं एक मजा नहीं आता है, ठीक है, लंच की जगह लंच होना चाहिए, ब्रेकफास्ट की जगह ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट एक जगह मिक्स कर दे तो कोई मतलब इकोनॉमिक सर्वे को क्या ही देखेंगे, पूरे साल देखते ही तो आ रहे हैं, सब बजट देखने लगते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक सर्वे पर किसी की नजर ही नहीं जा रही है। अब पूरा एक दिन डेडिकेट कर दिया, अब कुछ तो है नहीं, कुछ तो देखेंगे ना बैठ के कि हाँ चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं जो कुछ भी है उसके अंदर। पर लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी में आंसर राइटिंग के लिए, तो ये एक तरीके से आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। देखो यार पढ़ना तो चाहिए इकोनॉमिक सर्वे, पर लेकिन होता क्या है, नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट मेजर आर्टिकल्स होते हैं ना, जो स्कीम्स होती है, आर्टिकल्स होते हैं, ये आप लोगों को पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है कई बार। अभी जैसे आप लोगों ने यूपीएससी का पेपर देखा, पूरा सेकंड पेपर और थर्ड पेपर जो है द हिंदू से उठा के रख दिया। तो रीजन क्या होता है, ये एडिटोरियल लिखने वाले हमसे ज्यादा चिंतित होते हैं इन चीजों को लेकर कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा हुआ है, तो वो खोज कर ऐसी बातें निकाल कर लेकर आते हैं और सारे अपने एडिटोरियल में चिपका देते हैं। और फिर हम जैसे लोग क्या करते हैं, उनके एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे आर्टिकल अभी आप लोग ऐसे आएंगे जिसमें इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यूज करते हुए एडिटोरियल वाले पाए जाएंगे। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कई सारे लोग इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते नहीं है, पर फिर भी वो एक अच्छा खासा आंसर लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली एडिटोरियल पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना नहीं है, बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि कई बार ना पढ़े हुए भी ऐसे काम चला लेते हैं लोग, जिनको थोड़ा स्मार्ट लोग बोलते हैं कि अच्छे से सुन रहे हैं भैया, इस तरीके से एडिटोरियल अपने कवर कर रहे हैं, उसमें चीजें आई रही हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गए और कहीं से जिस्ट उठा के पढ़ लिया, एक तो हो गया काम। पर लेकिन जैसे टाइम है अभी आप लोगों के पास में, एग्जाम बहुत दूर है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा नजर जरूर डालिएगा इसके ऊपर, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। ओवरव्यू में भी आप लोगों को दूंगा यहां पर अभी कैसे कैसे चीजें हैं उसके अंदर में। अगर बात करें 1964 से ऑनवर्ड, यहां पर इसको डीलिंग कर दिया गया। बोला कि यार पहले अपना बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, पहले सर्कुलेट कर देते हैं इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद में हम लोग बजट प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसा कुछ किया गया। तो इसी के चलते यहां पर जो एनुअल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट जो भी देश के अंदर देखने को मिलते हैं पिछले साल में, वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी करके आप लोग की थाली में परोस दी जाती है, एक बैलेंस डाइट के तौर पर कि भाई ये हुआ, ठीक है। यानी कि जो अच्छी बुरी चीजें हुई सबके सामने, ये छुपा तो कुछ सकते नहीं है। तो इसलिए यहां पर इसलिए इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आप लोग को सीक्रेट नहीं देखने को मिलता है। अब सीक्रेसी तो उसकी रखी जाएगी ना जिसके बारे में पता नहीं हो, पूरा साल तो तुम्हारे सामने पन्ने खुले पड़े हैं, उसमें क्या सीक्रेसी रख लें। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में कोई सीक्रेसी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। पर रियलिटी में बजट में बड़ी शानदार सीक्रेसी रहती है। उसको भाई साहब जब तक प्रस्तुत नहीं किया था ना, तब तक किसी को पता ही नहीं चलता उसके अंदर है क्या। इवन उसको बनाने वाले लोगों को भी एक काल कोठरी के अंदर बंद कर काल कोठरी मतलब पार्लियामेंट का एक पूरी बिल्डिंग है उसके वहां पर, ठीक है। तो उसमें बेसिकली अच्छा बात क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ ब्लॉक को बोलते हैं, साउथ ब्लॉक बोलते हैं, बताइए चलिए, कई बार बताया मैंने। तो उसके अंदर सबको इकट्ठा किया जाता है, बाकायदा हलवा सेरेमनी होती है, मतलब मीठा
मूव करके चीजों को स्टार्ट किया था और वहीं पर ही फिर प्रिंटिंग चलती है सारे, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फ्लैगशिप जो एनुअल डॉक्यूमेंट है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, जो इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी के साथ मैंने बताया यहाँ पर डिपार्टमेंट जो भी है इंडियन इकोनॉमी के लास्ट 12 महीने में जो भी इनके द्वारा क्या क्या परफॉर्मेंस रही, क्या क्या मेजर प्रोग्राम चलाए गए, सारी हाईलाइट जो भी पॉलिसीज हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके यहाँ पर आप लोगों के सामने इसको रखा जाता है। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत कर जाता है दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी कि लोकसभा राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों जगह आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आप लोगों की कहानी बता दी पूरी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका प्रोसीजर और उसकी हिस्ट्री। तो ये पॉइंट इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टैटिक कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, अगर करंट भी ना पूछना होगा तो पता चला स्टैटिक में जाकर एग्जामिनर कूद गया, फिर बोलोगे यार ये कहां से आ गया, तो यहीं से ही आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर से आप लोगों को वही नजारा दिखाता हूं जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, क्योंकि मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो एक बार मैंने देख लिया तो एक बार और आप लोग देख लो, कुछ बिगड़ तो रहा नहीं है। अपने ही देश का नक्शा यार, अपने ही कंट्री का भी, इसलिए सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, बड़ा ही प्यारा लग रहा है पर्सनली। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर इसरो की मिसाइल दिखाई जा रही है, फिर सामान लाना ले जाने वाला काम हुई, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टार्टअप जो है हमारे देश में काफी ज्यादा बड़े, उसकी पिक्चर दिखाई जा रही है, मेट्रो की पिक्चर, हाईवे की पिक्चर, कोविड-19 की झलक आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखते हैं कोविड-19 हो गई, यहाँ पर दवाइयां हो गई, ठीक है। इधर यहाँ पर पैसे वगैरह दिखाए जा रहे हैं, क्या क्या प्लांट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही है। इवन ड्रोन, जो मैंने इतने सारे आर्टिकल आप लोगों से कवर किए, ड्रोन की भी पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि पूरा अच्छे से यहाँ पर इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, चीजों को दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आगे आप लोगों से मैं यहाँ पर जो दिखाने वाला हूँ चीजें, उसको एक एक को ध्यान से देखेगा, चैप्टर वाइज हम लोग चीजों को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं कि चैप्टर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल कितने चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसको आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर 442 पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेगा, तो ये है पहला जो इसका फ्रंट पेज आप लोग देखोगे, कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है डायरेक्ट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से वो यहाँ पर आप लोगों का आंसर है, ये नॉर्थ ब्लॉक में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं इस तरीके, छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं यार, ये तो बेसिकली पिद्दी पिद्दी से क्वेश्चन होते हैं, तो इनके बारे में आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा, बेसिकली नॉर्थ ब्लॉक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ओके। आगे चलते हैं, कुछ और बातें यहाँ पर समझेंगे। अब मैं आप लोगों को चैप्टर दिखा देता हूँ पहले इसके, कि चैप्टर कौन कौन से यहाँ पर, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें कंटेंट क्या क्या है इसके अंदर में। तो चैप्टर वाइज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस साइड में आप लोगों को चैप्टर नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पर पेज नंबर है और यहाँ पर नेम ऑफ द चैप्टर। तो पहला जो चैप्टर है अगर उसके बारे में आप लोगों से बात करूं, ये चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, बेसिकली बात कर रहा है किसके बारे में, ये चैप्टर यहाँ पर बात कर रहा है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हमारे देश की व्यवस्था कैसी है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहले इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर सेक्टर का जो ट्रेंड है अलग अलग सेक्टोरल ट्रेंड बताएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोगों के सामने यहाँ पर डिमांड का ट्रेंड होगा, सेक्टोरल ट्रेंड, फिर डिमांड ट्रेंड, फिर इसके साथ में यहाँ पर बैरबेल स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया, ठीक है, सेफ्टी नेट, और इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी और बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर एजिल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ में वैक्सीनेशन, हमेशा इसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि कोविड-19 के चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसी के साथ में बात की जा रही है मैक्रो इकोनॉमी के बारे में, माइक्रो नहीं मैक्रो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर सप्लाई साइड रिफॉर्म, ग्रोथ आउटलुक कैसा है, ये सारे चैप्टर में चीजें कवर की जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग एंट्री करोगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, तो ये बात करेगा फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिस्कल डेवलपमेंट में भी वही बातें, पहले आप लोग का इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर पेंडेमिक की झलक आप लोगों को देखने को मिलेगी हर जगह, ठीक है। यानी कि फिस्कल पॉलिसी जो है आप लोगों को पता है 2 तरीके की पॉलिसी होती है, एक को आप लोग नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, दूसरे को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसमें गवर्नमेंट क्या आप लोगों के ऊपर टैक्स लगा रही है, क्या आप लोगों को छूट दे रही है, यानी जहां पर आप लोग बेसिकली कई सारे लोग रोते रहते हैं कि यार महंगा हो गया, तो टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट और खुश हो जाते हैं, तो वहां पर टैक्स का छूट दे दिया। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है टैक्स लगाना और टैक्स हटाना, तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना खेल खेलता है, जैसे गवर्नमेंट यहां पर अपना खेल खेल रही है, वो क्या करता है, वो रेपो रेट के साथ में फिर खिलवाड़ करता है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को नजर आती हैं। तो यहां पर इसी के साथ में परफॉर्मेंस जो है फिस्कल इंडिकेटर के, वो यहां पर बातें की जा रही है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है यहाँ पर, सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी यहाँ पर उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिसी मेजर के बारे में बात की जा रही है, और इफिशिएंसी क्या है यहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की, यानी कि गवर्नमेंट कैसे खर्च कर रही है, क्या उसमें कोई इनहेंसमेंट हुआ है, तो वो समझेंगे।
चैप्टर नंबर जब थर्ड में आप लोग एंट्री करोगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्सटर्नल सेक्टर। यार हमारा देश क्या कोई भी देश आज के डेट में ऐसा नहीं है जिसको आप लोग बोल सको कि भाई साहब उसको किसी की जरूरत नहीं है, सबको सबकी जरूरत आज के डेट में पड़ेगी। तो इसी में यहां पर एक एक्सटर्नल सेक्टर आप लोगों के सामने निकल कर आता है कि किस तरीके की चीजें चलती है। तो ग्लोबल एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है 85% आज की डेट में क्रूड ऑयल बाहर से खरीद कर लेकर आता है, लगभग 55% गैस हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। तो जब हम लोग एनर्जी सेक्टर में ही इतने ज्यादा बाहर के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो बिना इसके काम कैसे चलेगा? तो उससे आप लोग समझ सकते हैं डेवलपमेंट इन इंडियाज जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, जो भी हम लोग अपना व्यापार कर रहे हैं उसमें क्या क्या डेवलपमेंट है। ट्रेड इन सर्विस, प्राइवेट ट्रांसफर क्या हो रहा है, ठीक है। इनविजिबल्स क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में करंट अकाउंट बैलेंस क्या है यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट क्या है यहाँ पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात की जा रही है और फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसके बारे में, मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट के बारे में बात की जा रही है, नेट इंटरनेशनल और इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट जो पोजीशन है उसके बारे में बात की जा रही है, और यहां पर इसी के साथ में एक्सटर्नल डेट यानी कि उधारी। हमारा देश जो है वो काफी ज्यादा एक्सटर्नल डेट रखता है अपने पास में, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल उधारी भी उसी को मिलती है जिसके पास में कुछ बूता होता है, जिसके बाद में दम होता है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर पाकिस्तान लेने जाएगा एक्सटर्नल उधारी उसको मिल जाएगी क्या? कई सारे लोग देने से पहले सोचेंगे क्या रिटर्न कर पाएगा। पर लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि दुनिया में तीसरे नंबर पर यूएसए और चाइना के बाद में हमारे देश में स्टार्टअप आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलेंगे। तो इसके बेस पर कम से कम लोगों को इतना तो ट्रस्ट है यार, एक यंग जनरेशन है, उभरती हुई इकोनॉमी है, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा परफॉर्मेंस आप लोगों को देश की देखने को मिलने वाली है, तो हमें उधारी जो है वो आसानी से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग चैप्टर 4 के अंदर जब एंट्री करेंगे तो यहां पर बात की जा रही है मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर मॉनेटरी डेवलपमेंट क्या हो रहा है, मैंने अभी आप लोगों से बात की थी यहां पर कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का काम खत्म हो गया, अब यहां पर बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट हो गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जब भी बात करेंगे तो आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर नजर आएगा। मॉनेटरी जो भी यहां पर होता है बेसिकली बैंकिंग सेक्टर काफी बड़ा रोल प्ले करता है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सुना है ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, बताइए। ये तो कम से कम बताइए दो, इतना तो कम से कम खरीद सकते हो इतना तो हक बनता है ना पूछने का इतनी बार बढ़ा चुका हूं, बताइए। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी कंडीशन और इसके जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बात की जाती है। लिक्विडिटी क्या होती है, यानी कि पानी भरा पड़ा है, नहीं लिक्विडिटी पानी नहीं, यहाँ पर पैसा भरा पड़ा है, पैसे की लिक्विडिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे, सिक्योरिटी मार्केट के बारे में डेवलपमेंट क्या क्या चल रहा है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन कैसे हो रहे हैं, बैंक के जो लैंडिंग और जो डिपॉजिट रेट है उसके बारे में यहां पर बात की गई है। इसी के साथ में बैंक का क्रेडिट ग्रोथ कैसा है, यानी कि उधारी कैसी जा रही है। उधारी तो ऐसी जा रही है भाई साहब वापस भी नहीं आ रही है, एनपीए इतने हो गए जिसकी कुछ हद नहीं है। एनपीए के बारे में पता है ना, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जो इंसान को लोन दिया बैंक ने 1 महीने के लिए, ठीक है, मतलब दिया तो 5 साल के लिए, पर लेकिन 1 महीने में यहां पर भाई साहब उसकी कोई भी किस्त नहीं आ रही है, ठीक है, अगले महीने भी कुछ नहीं हो रहा है ना, 90 दिन हो गए कुछ नहीं हो रहा है, तब जाकर उसको एनपीए बोल देते हैं, ठीक है। और फिर यहां पर जुगाड़ करते हैं इससे रिकवर किया जाए, तो भाई साहब डूब गया, ठीक है। इसी के साथ में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसमें मैंने कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है पूरा। ये बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। आप लोगों ने एडिटोरियल में कई बार इसके बारे में सुना होगा। तो एडिटोरियल में नॉर्मली ऐसे टॉपिक्स आते रहते हैं, नॉर्मली कई सारे अगर एडिटोरियल आप लोग देख रहे हैं, डेली डिस्कशन देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो आप लोगों को पता होगा बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को सुनी सुनी लग रही होगी। डेवलपमेंट इन द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा तरीका जिससे आप लोग पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। यानी कि इस लैपटॉप से मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूं, ठीक है। एक होता है कि इस लैपटॉप को क्या करते हैं मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूं, एक होता है इस लैपटॉप को मैं एक कैफे बना रहा हूं, उसमें 2-4 लैपटॉप रख दे रहा हूं ले जाकर, तो उस तरीके से समझ सकते हैं। जूस बनाने की मशीन आप लोग लेकर आए, आप लोगों ने जूस बनाया, पिया, अपनी सेहत बनाई, मजे कर रहे हैं, पर लेकिन उसी जूस बनाने की मशीन को आप लोगों ने घर के बाहर रख दिया, जूस बनाना स्टार्ट कर दिया, तो कैपिटल बन गया वो आप लोगों का भाई। तो वो होती है चीजें, ठीक है। तो ऐसे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चौथे चैप्टर में ये कहानियों के साथ साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये वही होते हैं जो कि आप लोगों को कई बार आते हैं, जो आप लोगों की जो सिक्योरिटी मार्केट होती है, खासकर अगर बात करें जो आप लोगों की स्टॉक मार्केट होती है उसमें पैसा लगाते हैं, पर लेकिन जब भी लगता है यहाँ पर कम रिटर्न मिल रहा है, किसी और में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तभी कल्टी मार जाते हैं ये वाले लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहेंगे। इसी के साथ में इंडियन जो यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्सेस देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, पेंशन सेक्टर के बारे में, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसके मैंने कई सारे एडिटोरियल भी आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो ये आप लोगों को चौथे चैप्टर में देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 में जब आप लोग एंट्री करेंगे तो यहां पर प्राइस एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के ऊपर तो मैंने कितने सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं, डब्ल्यूपीआई सीपीआई में क्या डिफरेंस है, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, कई डिटेल में आर्टिकल आप लोगों को बेसिकली मैंने बताए हैं। तो यहां पर ग्लोबल पे इन्फ्लेशन क्या है और इसी के साथ में डोमेस्टिक इन्फ्लेशन क्या है, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या महंगाई है और हमारे देश के अंदर क्या महंगाई है, वो बातें हम लोगों ने जानी। करंट ट्रेंड क्या चल रहा है इन्फ्लेशन का और उसके ड्राइवर क्या क्या हैं, बताया था ना मैंने, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है, वो सारी चीजें बताई थी, वही सारी बातें हैं। हाउसिंग प्राइस के बारे में बात की जा रही है, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग के बारे में,
फार्मास्यूटिकल तो जरूर आएगा, क्यों आएगा आप लोग बोलोगे, और इसलिए आएगा यार, आप लोगों को पता ही है ना कोविड-19 ने सबकी कमर तोड़ रखी है, तो हर जगह फार्मास्यूटिकल नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात की जा रही है, कैसे सप्लाई साइड को बेसिकली मैनेज करना है, तो सप्लाई साइड फैक्टर वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज की डेट में जो खासकर चीजों को महंगा करते हैं। बाहर से क्रूड ऑयल आ रहा है जिसको कच्चा तेल आप लोग बोलते हैं, कच्चा तेल बाहर से आप लोग खरीद कर लेकर आए और भाई साहब वही कच्चा तेल जो है महंगा हो गया, तो इनडायरेक्ट वे में हमारी कंट्री में सारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। मान लीजिए आज के दिन में एप्पल जो है जम्मू कश्मीर से आप लोग तमिलनाडु में लेकर जा रहे हैं, तो यार महंगाई होगी तो अपने आप महंगे होंगे, तेल महंगा लग रहा है उसको ले जाने में अपने आप महंगे हो जाएंगे। तो बाहर का माहौल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप लोग बाहर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारा माहौल आप लोग को महंगाई का 5वें चैप्टर में इनके द्वारा बता दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे यहां पर चैप्टर नंबर 6। तो छठवां जो चैप्टर है यहां पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज। पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बताओ चलो कितने गोल हैं। ये तो यार ऐसा एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि शायद ही कोई दिन जाता होगा जिसको मैं टच नहीं करता हूँ, ठीक है। लेक्चर के अंदर कोई ना कोई जिक्र आ ही जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो टोटल कितने गोल हैं बताइए जरा। अगर बात करें इंडिया की जो प्रोसीजर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ये यहां पर बातें करेंगे इसके बारे में डिटेल में। और इस यहां पर नेक्स्ट यहां पर बात की जाएगी, वो बात की जाएगी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इसी के साथ में यहां पर इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव है यहां पर इंटरनेशनल स्टेज पर। देखे ना हम लोगों ने कई सारे, अभी आप लोगों ने देखा होगा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और भी बहुत सारे कमिटमेंट मोदी जी अभी गए थे ना, कमिटमेंट करके आए, 5 कमिटमेंट करके आए ना पूरे, कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर लिया फिर अपनी भी नहीं सुनता, 2070 तक क्या करना है याद नहीं यार, आप पांचों के पांचों कमिटमेंट डिटेल में पढ़ाएं आप लोगों को, ठीक है। तो बताइएगा। देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती ना, तो टेंशन मत लिया करो, उसको लिख दिया करो, ठीक है। जब भी लेक्चर में आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, मैं जब भी आप लोग ये कमेंट पढ़ता हूं ना, तो मेरे दिमाग में रहता है अच्छा ये चीज आपने पूछी है, और फिर कहीं भी वो टॉपिक आता है तो मैं उसको कवर कर लेता हूं, ठीक है। और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करो, वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं, कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को लग रही है तो उन्हें कहते हैं कि प्यार बांटने से बढ़ता है, तो चीजें आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। टेलीग्राम के लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो एग्रीकल्चर ने भाई साहब आप लोगों ने देखा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। रीजन क्या था, अब की बार हमारे देश में काफी ज्यादा किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तो यहां से ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब न्यूज में रहते हैं तो बैकग्राउंड की चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले किया गया, फिर इसी के साथ में ग्रोस वैल्यू। जैसे आप लोग पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी निकालते हैं ना, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ऐसे ही लोकल एरिया में जब आप लोग जाते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, या किसी और सेक्टर के बारे में, तो उसका जब ग्रोथ निकालते हैं तो उसको जीवीए बोल देते हैं, ठीक है। जीवीए और जीडीपी में क्या डिफरेंस है, इसका फॉर्मूला याद आ रहा है, चलिए बताइए। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, यहां पर कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ताकि वो नहीं कहते हैं कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब कहते हैं कि समुद्र में अगर कूदना हो तो गहराई आप लोगों को नाप लेनी चाहिए, तो वही चीजें हैं, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि चीजें क्या क्या हैं। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अलाइड सेक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, जो कि एग्रीकल्चर के साथ में किसानों को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर कल को खेती बाड़ी बर्बाद हो जाए तो ये एक एरिया होता है। फिशरी के बारे में बात की जा रही है। एग्रीकल्चर रिसर्च जो एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में तो एडिटोरियल भी कई सारे डिस्कस किए थे, और फूड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर के ऊपर तो मैंने याद होगा संडे वाले दिन एक आर्टिकल डिस्कस किया था संडे में, और मैंने बोला था उसको जरूर देखना। पूरा फर्टिलाइजर का क्या क्या प्रोसीजर है देश के अंदर वो समझाया था, और बाकी बाद में आप लोगों को कंक्लूजन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, जो कि रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि यार ये तो पड़ी चीजें हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं उनमें डेली रेगुलर ये चीजें कवर होती रहती हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें यहां पर बात करें इंडस्ट्री और उसका जो ढांचा होता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन हो गया, और यहां पर ये तो आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, कितनी बार बताया यहां पर आईआईपी के बारे में, जिसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं। और 8 कोर सेक्टर तो आप लोगों को पता ही होंगे, चलिए लिख के कमेंट बॉक्स में एक बार अपना रिवाइज कर लो, 8 कोर सेक्टर। ग्रोस फिक्स कैपिटल के बारे में बात की जा रही है, क्रेडिट इंडस्ट्री के बारे में, एफडीआई इंडस्ट्री के बारे में, परफॉर्मेंस ऑफ द सेंट्रल जो पीएसयूज है हमारी कंट्री में उनके बारे में, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस क्या है, और यहां पर सेक्टर वाइज फीस के साथ में परफॉर्मेंस और उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, फिर ये सारी बातें इनके द्वारा यहां पर बताई गई है 8वें चैप्टर के अंदर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर 2 चीजें और हैं यहां पर, एक ढांचागत विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा कंक्लूजन। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर के बारे में। सर्विस क्या होता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं। डॉक्टर के पास जाते हैं आप लोग सर्विस लेते हैं, ठीक है। ये लॉयर के पास जाते हैं आप लोग सर्विस लेते हैं, तो ये सर्विसेज होती हैं, ठीक है। यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हमें आप लोगों के हाथ में कुछ भी इस तरीके कोई एक नहीं, कोई मैं मोबाइल बनाकर बेच रहा हूं, ठीक है, कोई कुछ ऐसी चीजें हैं, यहां पर सर्विस दी जा रही है बेसिकली आप लोगों को। इसमें इंट्रोडक्शन और कोविड-19 के चलते क्या इंपैक्ट पड़ा है यहां पर उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, और फिर रिकवरी कैसे देखने को मिल रही है, जो कि ज्यादा अच्छी कई बार नहीं देखने को
मिलती है और कई बार ठीक लगती है, कई सारे सेक्टर में अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। ट्रेंड क्या है यहाँ पर, जो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सर्विस सेक्टर, स्टेट और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी दोनों के ऊपर। इसी के साथ में एफडीआई का इनफ्लो कैसा है, सर्विस सेक्टर के अंदर में कैसी एफडीआई आ रही है, और ट्रेड इन सर्विस सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मेजर क्या क्या यहाँ पर सब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही उसके बारे में एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है। तो टॉपिक्स बड़े अच्छे हैं यार अगर देखा जाए तो, ठीक है। इनके ऊपर काफी कुछ आप लोग बेसिकली देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। आगे अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्लॉयमेंट के बारे में। सोशल के बारे में जब भी बात करें दो तो चीजें आप लोग हमेशा याद में रखेगा, एक तो एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। और कुछ याद आए ना आए कम से कम इनके बारे में तो लिख ही देना, ठीक है। इसी के साथ में फ्री स्किल डेवलपमेंट के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, किसी को पानी प्रोवाइड कराना, किसी को मतलब कि जो बच्चों के लिए कई बार फैसिलिटी अलग से प्रोवाइड करा देना, महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हेल्थ सेक्टर में काम होता है। तो इंट्रोडक्शन इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है उसमें रेस्पॉन्स कैसा रहा कोविड-19 का, कोविड-19 की छाप हर एक एरिया में देखने को मिलेगी आप लोगों को। इसी के साथ में सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर कैसा रहा, एजुकेशन के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, ट्रेड ऑफ जो यहाँ पर ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, गांव वाले एरिया के डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर जो 11वें नंबर पर है बात की जा रही है ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू द सैटेलाइट इमेज, और इसी के साथ में यहां पर कार्टोग्राफी, ठीक है। तो ये यहां पर एक नया चैप्टर अब की बार एक डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट को यहां पर चेक करने की बात की जा रही है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने बेसिकली यहां पर एक ओवरव्यू था पूरे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स का। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बस आप लोगों को भारतीय नागरिक होने के नाते अपने देश में क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग आने वाले टाइम में उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, वो नहीं कहते मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।